देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर हो गया? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग कंसाइनमेंट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखो कंसाइनमेंट का जो भी फ्रेमवर्क होता है वो पूरा ही कंप्लीट किया, ठीक है। जिसमें क्या क्या याद रखना है हम लोग को, देखो पहले तो हम लोगों ने कंसाइनमेंट इसमें दो पार्टीज होते हैं, ठीक है, एक बार बता देते हैं, लाइक कंसाइनर एंड कंसाइनी, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन प्रिंसिपल एजेंट का होता है। कंसाइनर अपना गुड्स बेचने के लिए कंसाइनी का हेल्प लेता है एज ए एजेंट, और उसके बदले वो कंसाइनी को क्या देता है? कमीशन। कमीशन कितने तरह का था? एक था स्पेशल, एक था ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल जो होता है, जितना सेल कर पाओगे उसके ऊपर कमीशन। और जो स्पेशल था वो दो तरह का था, ओवर राइडिंग और डेल क्रेडियर। ओवर राइडिंग मतलब जितने प्राइस में बेचने के लिए कहा गया था, अगर उससे ज्यादा में बेच देता है तो उसको एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ेगा, बिकॉज वो कंसाइनर का एक्स्ट्रा बेनिफिट करवा रहा है। और जो ओवर राइडिंग हो गया, और एक क्या है? डेल क्रेडियर। डेल क्रेडियर का मतलब था कि मतलब अगर डेल क्रेडियर कमीशन दे रहा है कंसाइनर कंसाइनी को, तो उस केस में ये माना जाएगा कि जो भी बैड डेप्ट होगा वो कंसाइनी बियर करेगा, ठीक है। मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। और ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे वो कंसाइनर के बुक्स में बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस उसका है, रिस्क उसका है, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस भी उसी का है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने किया था, कंसाइनमेंट और सेल के अंदर डिफरेंस देखा था। अच्छा, और नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस देखा था। नॉर्मल लॉस में हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट लेस करना है, कॉस्ट लेस नहीं करना है। जबकि एबनॉर्मल लॉस में हमें यूनिट एज वेल एज क्या लेस करना है? यूनिट भी लेस करना है, उसके साथ साथ उसका कॉस्ट भी लेस करना है। उसका मैंने रीजन भी बताया था। और उसके बाद हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन किया था, और उसके साथ साथ यहाँ पर उसका लेजर पोस्टिंग भी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। और एक रेकरिंग नॉन रेकरिंग वो वाला पॉइंट भी पढ़ा था कि कौन सा रेकरिंग एक्सपेंसेस होगा और कौन सा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होगा। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे हमें अपोर्शन करना होता है, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो सारा एक्सपेंसेस जो अप टू गोडाउन तक लाने का खर्चा है, और उसके साथ साथ वो देखने से ही पता चलेगा जो रीऑकर नहीं होने वाला, किसी एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए एक बार ही लागू होगा, उसको ही हम लोग नॉन रिकरिंग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो उसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, सेम वही वाला क्वेश्चन पे, यानी इलास्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था इलास्ट्रेशन 1 मैंने 2 बार कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। इलास्ट्रेशन 2 जो है ये बिल्कुल इलास्ट्रेशन 1 वाला ही क्वेश्चन है, नया कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोला है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, तो मैंने ये तुम लोग को होमवर्क दिया था, ठीक है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, यहाँ से रीड करते हुए करेंगे हम पूरा, एकदम स्टार्टिंग से रीड नहीं कर रहे, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसी क्वेश्चन में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी बोला है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। इन द फॉर्मेट तुम लोग को सही करना है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी मतलब जो लेजर फॉर्मेट होता है, सॉरी जर्नल फॉर्मेट, लेजर बोल रहे हैं। लेकिन वैसे इसमें क्या होता है, मेनली लेजर ही आता है, जर्नल बहुत कम आता है। तो देखो पढ़ते हैं पहले, एक सेंट ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन पैकिंग। पैकिंग में 1,000 का खर्चा किया, तो ये सब एक्स के तरफ से हो रहा है। 3 जुलाई को वाई रिसीव द गुड्स एंड सेंट इज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर 30,000 पेबल फॉर 3 मंथ्स। मतलब एक्स ने क्या किया, गुड्स भेजा, वाई ने वो गुड्स को रिसीव किया। मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग या तो खुद को वाई समझो या तो वाई का अकाउंटेंट समझो। तो वाई ने गुड्स रिसीव कर लिया, और उसके बाद क्या किया, बिल्स पेबल जो उसने एक्सेप्ट किया उसको साइन करके भेज दिया। मतलब पहला ट्रांजेक्शन बिल्स पेबल का होगा यहाँ पर। तो 3 जुलाई को बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रहा है कौन, वाई, तो क्या एंट्री करेगा, टू बीपी तो होगा, और डेबिट किसको, डेबिट टू बीपी। हाँ, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। 30,000 का बिल्स पेबल था, तो 30,000। नेक्स्ट देखो, वाई स्पेंड 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज। वाई ने 2,000 खर्चा किया फ्रेट एंड कार्टेज, 500 ऑन गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस। तो टोटल 2,800 वाई ने खर्चा किया है। तो वाई क्या एंट्री करेगा, वाई बोलेगा कि मैंने तो खर्चा किया है, लेकिन ये खर्चा मेरा नहीं है, एक्स का है। कब का खर्चा किया है, ये वाला डेट क्या है, यहाँ पर कौन सा डेट आएगा, 3 जुलाई आना चाहिए, ठीक है। 3 जुलाई को रिसीव किया, तब उसी दिन खर्चा किया होगा, ठीक है। अच्छा,
तो खर्चा किया है तो टू बैंक होगा। देखो y खर्चा कर रहा है, यहाँ पर x नहीं है, y खर्चा कर रहा है तो y की तरह सोचो, y के पास प्रोडक्ट आया, y ने उसके ऊपर कार्टेज इंश्योरेंस जो भी खर्चा यहाँ बोला है मिला के 2800 हो रहा है, वो खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर टू बैंक हो जाएगा 2800। क्या क्या मिला के हुआ देखो, यहाँ पर 2500 और 300, 2500 और 300, ठीक है, ये मिला के हो गया 2800। अब ये खर्चा इसका खुद का नहीं है कि उस एक्सपेंस को डेबिट कर दे, मतलब वो ये नहीं बोल सकता है कि कार्टेज डेबिट, गोडाउन रेंट डेबिट, इंश्योरेंस डेबिट, इसका मतलब तो हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये खर्चा क्या एक्स का है, सॉरी वाई का है या फिर किसका है, बोलो ये खर्चा किसका है, ये है एक्स का, जो खर्चा एक्स का है उस वो वाई कर रहा है एक्स के बिहाफ में, तो वो एक्स से पैसा ले लेगा। सोचो ना, अगर तुम लोग कभी मान लो किसी फ्रेंड से पैसा लेते हो, ठीक है, या फिर किसी फ्रेंड को बोलते हो, मान लो कहीं पर फॉर्म है, ठीक है, जैसे तुम लोग फॉर्म फिलअप ऑनलाइन करते हो, मान लो अपने फ्रेंड को बोल दिया मेरा भी फिलअप कर दो, मेरा पेमेंट कर दो, हम तुमको बाद में दे देंगे। सपोज हो ही सकता है कि तुम्हारा एटीएम काम नहीं कर रहा है या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो काम नहीं कर रहा है, तो फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर दी कि मेरा वाला भी पेमेंट कर दो, हम बाद में दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तब अगर तुम्हारा फ्रेंड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा तो क्या उसे अपना खर्चा दिखाएगा, नहीं, लेकिन एक बार तो उसके पॉकेट से पैसा गया, उसके अकाउंट से पैसा कटा, लेकिन वो तुमसे बाद में ले लेगा। तो यहाँ पर एंट्री में डेबिट किसको करेगा, जिससे पैसा मिलता है, डेबिट किसको किया जाएगा, फिर एक्स अकाउंट को, एक्स अकाउंट डेबिट, इस तरह से सोचना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बिल्स पेबल रिलीज होगा आफ्टर 3 मंथ्स, इसके अंदर 3 मंथ्स भी आ जाता है, हम लोगों ने लास्ट दिन भी कैलकुलेट किया था, उसका डेट क्या आया था यहाँ से देख के लिख सकते हैं, सेम डेट ही तो होगा ना, और कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, डेट आएगा बिल्स बैंक टू बिल बी आर 6 अक्टूबर का आ रहा है, ठीक है, तो 6 अक्टूबर का लिख देते हैं, 3 मंथ्स का था ना, चेक करके देख लो, 6 अक्टूबर ही होगा, 6 अक्टूबर का बिल्स पेबल जब रिलीज हो रहा है तो क्या एंट्री होगा, बीपी अकाउंट डेबिट तो क्या होगा, बैंक कितना 30,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, अकाउंट सेल्स भेज दिया, वहां पर बता दिया है 55,000 का सेल किया है, ठीक है। अच्छा, 55,000 का सेल हुआ है तो उसका एंट्री क्या होगा, बोलो 55,000 का जो सेल है उसका एंट्री क्या होगा, वो कब हुआ है, डेट क्या है इसका, 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर को बोल रहा है। तो एंट्री क्या होगा बोलो, सेल करने का, ठीक है, तो सेल करने से क्या आएगा, सेल करने से कैश टू सेल्स, मतलब क्या इसका खुद का सेल हो जाएगा, फिर कैश टू सेल्स, इसका बिजनेस थोड़ी ना है, ये पैसा अपने पास थोड़ी ना रखेगा, इसका सेल थोड़ी ना है। जब हम लोग बोल रहे हैं कैश टू सेल्स तो इसका मतलब कैश मिला बेच के, तो क्या मेरा बिजनेस थोड़ी ना है, मेरे पास पैसा थोड़ी ना रहेगा, मुझे किसी को देना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देना है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, जब एक्स से पैसा मिलेगा एक्स को डेबिट करते हैं, ये देखो किया हुआ है, और जब एक्स को पैसा देना पड़ेगा तो एक्स को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकता है, मैं क्लियरली तो बोला नहीं है कि कैश सेल है कि क्रेडिट सेल, अगर कैश सेल है तो कैश टू एक्स होगा, और अगर क्रेडिट सेल है तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं डेटर, ठीक है, डेटर या ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ही लिख दिया क्योंकि क्लियरली कुछ नहीं बताया था। अच्छा, उसके बाद एक बैड डेब्ट भी था इस क्वेश्चन में, देखो वाइज एंटाइटल, अच्छा कमीशन मिलेगा 10%, तो 5,500 का कमीशन मिलेगा, तो कमीशन मिलेगा उसका एंट्री क्या होगा, बोलो कमीशन का एंट्री क्या होगा, किससे मिलेगा, एक से, एक्स को हम लोग डेटर बनाएंगे, एक्स अकाउंट डेबिट, टू क्या होगा कमीशन, कमीशन मेरा इनकम है तो टू कमीशन मिलेगा 55,000 का, अच्छा मैंने यहाँ 50,000 लिख दिया गलती से, 55,000 है, 55,000 का 10% 5500, ठीक है, 5500, ये भी आया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कैलकुलेशन दिखाया था इसके ऊपर, ठीक है। 600 एक डेटर से मिलने वाला है लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका भी तो एंट्री करना पड़ेगा 31 दिसंबर, ठीक है। तो जो डेटर है उसका बैड डेप्ट हो गया है तो डेटर को कैंसिल कर देगा, टू डेटर, ठीक है, डेटर को कैंसिल कर देगा, कितने से, डेटर कितने से कैंसिल होगा, 600 का बैड डेप्ट था, ठीक है, और ये पैसा किससे रिकवर करेगा, एक्स से, एक्स अकाउंट डेबिट, और एकदम लास्ट में क्या होगा, कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें एक से कितना मिलेगा, तो कैलकुलेट करो, एक से पहले हमें मिलेगा, ये देखो एक अकाउंट डेबिट किया हुआ है तो 30,000 डेबिट, सारा डेबिट अमाउंट ऐड करो, प्लस 2,800 डेबिट है, पहले सारा डेबिट अमाउंट ऐड करो एक्स रिलेटेड, और एक है 5500, अच्छा उसके बाद डेबिट क्या है 600, ठीक है,
अच्छा, यानी 38,900 डेबिट हो गया। और क्रेडिट अमाउंट देखो, क्रेडिट अमाउंट है 55,000, एक ही है तो माइनस कर दो 55,000, ठीक है। तो कितना हो रहा है 16,100, चेक करके देख सकते हो 16,100 आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट 16,100 टू क्या हो जाएगा, बैंक, ठीक है, टू बैंक हो जाएगा। मतलब सीधा सा हिसाब है। ये देखो, पहले एक्स ने हमारे ऊपर बिल्स पेबल ड्रॉ किया था, ठीक है, तो हमें बिल्स पेबल देना था 30,000 का, जो हम लोगों ने 30,000 दे भी दिया, ठीक है। तो ये देखो, एक्स डेबिट हुआ, फिर डेबिट हुआ, फिर डेबिट हुआ, टोटल डेबिट हमारा हो रहा था, हम फिर से समझा देते हैं, 30,000 डेबिट, अच्छा 2,800 डेबिट, और एक डेबिट है मेरा 600, ठीक है। डेबिट का मतलब एक्स से मुझे मिलेगा, डेबिट का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर टोटल दिखाते हैं। एक्स का डेबिट बैलेंस दिख रहा है वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 33,400, डेबिट मतलब पैसा मिलेगा। और एक्स का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, एक्स को देना पड़ेगा, एक्स मेरा क्रेडिटर है, तो एक्स का क्रेडिट बैलेंस कितना हुआ है देखो 55,000, तो मुझे एक्स को 55,000 देना है, और एक्स से मुझे मिलेगा 33,400। इसका मतलब मुझे देना है एक्स को, या मुझे एक्स से मिलेगा और भी। डेबिट बैलेंस मतलब मुझे ये मिलेगा, और क्रेडिट बैलेंस देना है। मतलब देना है। तो देना है तो टू बैंक होगा, इसीलिए टू बैंक हुआ। इसका नेट कर दो, नेट कर दो, इसको एडजस्ट करने से ही तो पता चल जाएगा। 16,100। 16,100, और ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो जो ज्यादा है वही यहाँ पर लिखना चाहिए क्रेडिट। तो 16,100 क्रेडिट हो रहा है, मतलब 16,100 का क्रेडिटर बन रहा है, पेमेंट करना पड़ेगा। और क्रेडिटर को पेमेंट करने से एंट्री क्या होगा, एक्स टू बैंक, ठीक है। तो ये एकदम लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन था हम लोगों का, बस इसमें इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी बोला था, ठीक है। अच्छा, इसका भी तुम लोग लेजर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेन ये क्वेश्चन नहीं है। चलो हम लोग मेन क्वेश्चन करते हैं, जहां पर हमें डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 3 देखो, 1,000 टॉयज कंसाइंड बाय रोजी एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा टू साहू ऑफ श्रीनगर एट ए कॉस्ट ऑफ 150 ईच, ठीक है। तो 1,000 टॉयज कंसाइंड कर रहा है, कौन कंसाइंड कर रहा है, रोजी एंड कंपनी, जो कि कैलकाटा में है, टू साहू ऑफ श्रीनगर एट ए कॉस्ट ऑफ 150। बोलो कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है, कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है, ये लाइन पढ़ के बताना पड़ेगा। हु इज कंसाइनर, बोलो। मैम कंसाइनर हो गया रोजी एंड कंपनी, और हाँ, कंसाइनी साहू। रोजी एंड कंपनी, जो भेज रहा है वो कंसाइनर है, और जिसको भेजा जा रहा है वो कंसाइनी है, तो क्या नाम है, साहू, ठीक है। ये चीज पहले हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट 10,000। अब कंसाइनर ने क्या क्या खर्चा किया देखो, 10,000 का फ्रेट दे दिया, इंश्योरेंस करवाया 1,500 का, ड्यूरिंग द वॉयज ऑफ 100 टॉयज वेयर टोटली डैमेज, जब जा रहा था प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कैलकाटा से जब ये कहाँ पर है, श्रीनगर, जब प्रोडक्ट ट्रांजिट में था तब 100 टॉयज जो है वो टोटली डैमेज हो गए बाय फायर। अब आग लग के अगर डैमेज हो गया जो भी टॉयज था 100 पीसेस, तो बताओ ये नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है। आग लगना कोई नॉर्मल बात है कि एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे, तो इसीलिए यूनिट एज वेल एज अमाउंट दोनों ही हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। एंड हैड टू बी थ्रोन ओवर बोर्ड, ठीक है, मतलब फेंकने लायक हो गया। साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज, साहू बाकी टॉयज का डिलीवरी ले लिया, मतलब रास्ते में ही 100 टॉयज बर्बाद हो गया था, बाकी टॉयज का डिलीवरी साहू ने ले लिया। बोलो बाकी टॉयज कितना है, अगर इसने 1,000 पीसेस भेजा था, कितना पीसेस भेजा था, 1,000 पीसेस, 1,000 पीसेस में से 100 900। पीस, 900, हाँ 900 हो रहा है, तो 900 टॉयज जो है उसने डिलीवरी लिया, ठीक है, एंड पेड 14,400 एज कस्टम ड्यूटी। तो इन्होंने कंसाइनी ने 14,400 कस्टम ड्यूटी पे किया। साहू सेंट ए ड्यूटी मतलब टैक्स, ठीक है, टैक्स पे किया। साहू सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू रॉय एंड कंपनी फॉर 50,000 एज एडवांस। बैंक ड्राफ्ट मतलब अगर हम लोग किसी को पैसा देना चाहते हैं तो बैंक में जाके अगर हम लोग बोलेंगे कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट करना है, डीडी बोला जाता है, तो वो एक डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म दे देंगे आपको। जिसको डिमांड ड्राफ्ट देना है वहां पर जो फॉर्म का जगह होगा वहां पर नेम, ठीक है, किसको डिमांड ड्राफ्ट करना है, एड्रेस क्या है,
क्या कितना अमाउंट कर रहे हो, कि तो अगर 100 का नोट यूज हो रहा है तो कितना सारा है, अगर 500 का नोट यूज हो रहा है तो वो कितना सारा है, अगर 2000 का नोट यूज करो, वो सब डिटेल्स वगैरह रहते हैं, वो सब लिख के बैंक में वो पैसा देना पड़ता है। बैंक एक चार्जेस काट लेता है। सपोज अगर मैंने किसी का 10,000 रुपए का डीडी किया, ठीक है, तो बैंक बोलेगा इसमें मुझे 20 रुपीज चार्जेस मुझे दो, ठीक है, तभी हम तुम्हारा जो ये पैसा है वो जिनके पास पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने का काम मेरा है, लेकिन इसके बदले हम कमीशन लेते हैं, दैट इज 20, ऐसा होता है। तो दैट इज डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू क्या किया है साहू ने, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू 50,000 एडवांस कर दिया। क्यों करता है? एज ए सिक्योरिटी, मैंने पहले भी बोला एडवांस किया ताकि क्या हो कि इनको तसल्ली रहे कि ये सही आदमी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने एडवांस दिया है, एडवांस 50,000। अच्छा, एंड लेटर सेंट एन अकाउंट सेल्स शोइंग दैट, अकाउंट सेल्स मतलब जहां पर सेल्स का डिटेल्स रहता है। क्या डिटेल्स है? 800 टॉयज हैड बीन सोल्ड, 900 में से 800 जो टॉयज है वो सेल हो गया एट द रेट ऑफ 220 ईच। ये देखो 220 ईच। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय साहू ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा अमाउंटेड टू 2000। अच्छा, साहू ने और भी कुछ खर्चा किया। ये देखो 14,400 ये तो टैक्स था, ड्यूटी था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने खर्चा किया है गोडाउन रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट ये मिला के हो जाएगा, गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट ये मिला के हो जाएगा हमारा 2000, ठीक है। ये दोनों मिला के बोल रहा है 2000 का खर्चा किया है। साहू वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5%। अच्छा, ये और क्या मिलेगा इनको? कमीशन भी मिलेगा। कितना? 5%। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज। एक कस्टमर था जिन्होंने क्रेडिट पे परचेस किया था और उन्होंने 5 टॉयज का जो सेल वैल्यू है वो नहीं दे पाया, मतलब बैड डेट, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट। अब बोलो कंसाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स में बनेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट तो प्रिपेयर करने बोल रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ये किसके बुक्स में होता है बोलो? क्या साहू के बुक्स में होगा या रोजी एंड कंपनी? रोजी एंड कंपनी, क्योंकि ये कंसाइनर के बुक्स में होगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये अकाउंट बनाने बोला है। इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड साहू अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोजी एंड कंपनी, नीचे बोल भी दिया है। एज्यूमिंग दैट नथिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरर्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन द पॉलिसी। अच्छा, ये जो इन्होंने इंश्योरेंस कर रखा था तो रास्ते में जो 100 टॉयज मतलब फायर के वजह से जो जल के खराब हो गए, उसका कुछ इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पॉलिसी में कुछ डिफेक्ट था, ऐसा ही बोला है इन्होंने। ये देखो, एज्यूम दैट नथिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरर ड्यू टू ए डिफेक्ट इन द पॉलिसी, साहू सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली। और साहू ने क्या किया? इस बिजनेस का जितना भी मतलब जो भी हिसाब हुआ उसको सेटल डाउन कर लिया, ठीक है। तो अब बोलो, अगर कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिला तो एबनॉर्मल लॉस में कुछ भी रिकवरी नहीं हुआ, मतलब जितना गुड़िया जल गया, मतलब टॉयज जो है जल गया, वो क्या है? पूरा का पूरा ही लॉस है, ठीक है। अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ रिकवरी मिल जाता तो लॉस हमारा कम हो जाता, ठीक है, लॉस हमारा कम हो जाता। तो यहाँ पर वो चीज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका हम लोग अकाउंट बनाते हैं। तो हमें इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बोला है, नॉर्मली यही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने बोला है। और क्या बोल रहा है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये अकाउंट छोटा सा होता है। इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, और जो कंसाइनी है उनका अकाउंट यानी साहूज अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ वर्किंग नोट करेंगे, जो जरूरत होगा तो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट 1 यहाँ दे रखा है मैंने, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर वर्किंग नोट का रिक्वायरमेंट होगा तो होगा, क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने में वर्किंग नोट का रिक्वायरमेंट होगा। अच्छा, अब हम लोग फिर से देखते हैं। 1000 टॉयज कंसाइंड किया है रोजी
एंड कंपनी ने, ठीक है। तो बोलो एंट्री क्या करेगा? अगर कंसाइनमेंट में क्या होता है, फिर से याद करो, कंसाइनमेंट में अगर खर्चा हुआ, मतलब कंसाइनमेंट एक क्या है, एक स्पेशल सेल्स ट्रांजैक्शन है, ठीक है, एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जहां पर हम लोग किसी के बिहाफ में अपना प्रोडक्ट बिकवाने का कोशिश करते हैं। तो पहले उनको भेजना पड़ेगा, मतलब सेंड करना पड़ेगा उनको। तो सेंड करेंगे तो खरीदना पड़ेगा। टॉयज तो अपने आप चल के नहीं आया होगा, टॉयज को खरीदा होगा मार्केट से, तभी जाके श्रीनगर भेज रहा है। तो टॉयज खरीदने से कंसाइनमेंट अकाउंट में खर्चा हुआ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू, बोलो, टू गुड्स गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बोलो कितना वैल्यू लिखे, कितने का गुड्स भेजा गया है? 150 करके 1000 टॉयज, बोलो कितना होगा? 1,50,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो कैसे पोस्ट करना है, हमें बिना जर्नल करके पोस्ट करना है, तो इस तरह से हम लोग याद करके पोस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। अच्छा अच्छा, अब देखो रोजी एंड कंपनी ने पे किया है। रोजी एंड कंपनी कौन है, दिमाग में रखना है हमें, कंसाइनर। हम लोग कंसाइनर का अकाउंट से बना रहे, खुद को रोजी एंड कंपनी सोच लो। हम लोगों ने पे किया है फ्रेट इंश्योरेंस, तो हम लोगों ने अगर फ्रेट इंश्योरेंस का खर्चा पे किया है तो खर्चा, तो कंसाइनमेंट डेबिट, और पे कर दिया तो क्या हो जाएगा? टू बैंक या फिर कैश, ठीक है। तो बैंक लिख दिया मैंने, तो बैंक बोल के यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेट, फ्रेट था और इंश्योरेंस था, तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट का खर्चा 10,000, इंश्योरेंस का खर्चा 1500। आगे पढ़ो। ड्यूरिंग द वॉयज 100 टॉयज वेयर टोटली डैमेज्ड बाय फायर, ठीक है। तो आग लग के 100 टॉयज जो है वो जल गया, तो कंसाइनमेंट में लॉस है या प्रॉफिट है? अगर टॉयज जल गया तो कंसाइनमेंट में लॉस है कि लॉस है, ठीक है। तो फिर क्या हम लोग कंसाइनमेंट डेबिट कर देंगे? अगर कंसाइनमेंट में लॉस है, कंसाइनमेंट डेबिट कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज सोचो, क्रेडिट फिर किसको करेंगे? क्रेडिट किसको करेंगे? किस वजह से कंसाइनमेंट में लॉस है वो तो सोचो, किस वजह से लॉस है? फायर लग गया है, ठीक है, आग लग गया है। आग लगना कैसा लॉस है वो सोचो, नॉर्मल लॉस कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? वैसे ही एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। कोई भी लॉस डेबिट होता है ना, उसी पे तो हमारा नॉमिनल अकाउंट बना हुआ है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो कोई भी लॉस डेबिट होगा, तो हमारा एंट्री ऐसा होगा, ये देखो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू कंसाइनमेंट होगा, तो फिर ये क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैसा लॉस है? ये मेरा स्टॉक लॉस है, स्टॉक, ठीक है, मेरा स्टॉक जल गया। ये कुछ बेचने के बाद लॉस नहीं हुआ, सोचो, ये कुछ बेचने के बाद लॉस नहीं हुआ। ये यहाँ पर डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि ये खर्चा है, ये लॉस नहीं है। खर्चा और लॉस में फर्क होता है। ये एक्सपेंसेस था, इसीलिए ये डेबिट हुआ। तो हम लोग सोच ही सकते हैं ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, बट ये लॉस क्या है? ये सेल वेल करके थोड़ी ना लॉस है, ये तो मेरा स्टॉक लॉस है। तो मेरा स्टॉक क्या हो गया? मेरा स्टॉक चला गया, मतलब मेरा स्टॉक बेकार हो गया, ठीक है। तो स्टॉक बेकार जब हो जाएगा तो मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट उतने सारे स्टॉक की वजह से क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर पोस्टिंग में? बाई एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, इस तरह से होगा, बाई एबनॉर्मल लॉस। अब कितना लॉस हुआ है उसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं, ठीक है। मतलब तुम लोग अगर ऐसे बोलोगे कि लॉस 100 टॉयज हुआ है, 100 इंटू 150, तो वो कितना हो जाएगा? तुम लोग ऐसे बोल ही सकते हो 15,000, लेकिन ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि लॉस कब हुआ है? लॉस इन ट्रांजिट हुआ है, मतलब जब टॉयज जो है कैलकाटा से ट्रांजिट में था, श्रीनगर और कैलकाटा के बीच में था, तब जाके ये लॉस हुआ है। तब क्या एक एक टॉयज का कॉस्ट कितना हुआ? क्या 150 करके हुआ? ये सब खर्चा भी तो ऐड हुआ है ना, ये सब खर्चा भी तो ऐड हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में भी लिया था, 40,000 का एसी है, उसको इंस्टॉल करवाने का, उसको लेके आने का, ये सब करने का खर्चा और भी 2,000 हो गया, ठीक है। उसको लगवाने का खर्चा, उस पर और भी तार वार, ये सब का खर्चा हुआ 2,000 हो गया, तो 42,000 का एसी हो गया हमारा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैंने 1000 टॉयज भेजे हैं, ठीक है, रोजी एंड कंपनी ने अगर 1000 टॉयज भेजे हैं, वो 150 रुपया का नहीं बना, ठीक है, उससे ज्यादा का हो गया। कितने का हो गया बता सकते हो? एक एक टॉयज कितने का हो गया ये बता सकते हो? ये देखो, ये वाला हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी, यहाँ पर लिख देते यूनिट, जितना भेजा गया और उसका अमाउंट। तो 1000
1000 पीसेस और इंटू 150 तो कितना हो जाएगा 15, 1,50,000। ठीक है, फिर ऐड करना पड़ेगा ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस होता है, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। कितना खर्चा किया है कंसाइनर ने? 10,000 और 1500 था या फिर 150 था, 1500 था, तो ये कितना हो जाएगा 11,500। ठीक है, और भी खर्चा हुआ। तो क्या इससे यूनिट चेंज होगा? अगर मेरा एसी को लगवाने का खर्चा 40,000 खरीदने का था और उसमें बाकी एडिशनल खर्चा करके 2,000 42,000 का एसी हो गया, तो क्या इससे एसी का यूनिट चेंज हो जाएगा? मतलब एक एसी से क्या वो 2 या आधा एसी बन जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो यूनिट यहाँ उतना पर ही रहेगा। यूनिट वैसे ही रहेगा, यूनिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब अब 1000 जो टॉयज था उसका कॉस्ट कितना हो गया? 1,50,000 में ही ऐड करके बता दो कितना हो रहा है। 1,51,500 है ना? देखो 1,51,500 शायद इतना ही हो रहा है, चेक कर लेते हैं। मैम 1,61,500। हाँ 1,61,000 हो रहा है ना? अच्छा सॉरी 1,61,500। तो अब बताओ एक एक टॉयज का वैल्यू कितना हुआ? 1,61,500 डिवाइडेड बाई 1000 करने से ही तो पता चल जाएगा एक एक टॉयज का वैल्यू कितना हुआ। बोलो कितना बना? 161.5 समझ में आया? जबकि ये कितने का था पहले? कितने का था? 150 में ये सारे कॉस्ट ऐड हो गए, इसीलिए इसका पर यूनिट कॉस्ट भी बढ़ गया। कितना हो गया? 161.50। बोलो समझ में आया? ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है 161.50। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर ही कैलकुलेशन करते जाएंगे। देखो यहाँ पर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे जो 100 यूनिट मेरा इसका मतलब यहाँ पर जो 100 यूनिट मेरा लॉस हुआ उसमें 150 नहीं होना चाहिए, उसमें कितना होना चाहिए? 161.5 होना चाहिए, है ना? उसमें 161.5 होना चाहिए। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? देखो 16,100। 16,100। लेकिन इस चीज को हम लोग इतना डिफिकल्ट वे में नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली निकालेंगे। जरूरत नहीं। 16,150। हाँ 16,150 नहीं लिखा मैंने। ओ अच्छा 100 लिख दिया। 16,150। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसका कैलकुलेशन दिखाएंगे। अच्छा तो यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखेंगे टोटल, इसको लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। ठीक है, टोटल कॉस्ट इतना बना गुड्स सेंड करने का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अगर कोई किसी भी तरह का गुड्स लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग लेस कर देंगे, तभी तो पता चलेगा कितना कंसाइनी को मिलेगा। मतलब श्रीनगर कितना सारा प्रोडक्ट पहुंच रहा है, अगर बीच में कुछ जलवल जाता है या फिर किसी वजह से भी लॉस हो जाता है तो वो हमें लेस कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखना चाहिए यहाँ पर लिखेंगे लेस गुड्स, या फिर लिख सकते हैं ऐसे स्टॉक। क्या लिखा है, कैसे खराब हुआ? स्टॉक डैमेज बाय फायर, यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक, या फिर टॉयज, टॉयज लिख दो, टॉयज डैमेज बाय फायर। स्टॉक का नाम तो दिया हुआ है, टॉयज डैमेज बाय फायर इन ट्रांजिट। ठीक है, ट्रांजिट में ही लॉस्ट बाय फायर हो गया। कितना पीसेस? 100। ठीक है, अब उसका वैल्यूएशन कैसे निकालोगे? सिंपल यूनिटरी मेथड से निकालोगे। अगर ये देखो 1,61,500 अगर 1000 पीसेस का वैल्यू है तो एक एक पीसेस का वैल्यू मैंने तो अभी तुम लोग को समझाया 161.5 आ रहा है, इंटू 100 कर दो तो हमें 100 पीसेस का पता चल जाए 16,150। इस चीज को ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर बचा कितना? 900। और प्रोडक्ट का कॉस्ट के हिसाब से कितना कॉस्ट अभी बचा हुआ है? 1,45,350। अब इसको डिवाइडेड बाय एक बार 900 करके देखो कितना आ रहा है। उतना ही आएगा जितना कॉस्ट बना था लास्ट में 160। देखो इसमें भी 161.5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एबनॉर्मल लॉस हुआ लेकिन हमारे प्रोडक्ट का कॉस्टिंग चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में हम लोग कॉस्ट को बढ़ा नहीं सकते हैं अगर तुम लोग इसको माइनस नहीं करते। कि एग्जाम्पल सोचो, नॉर्मल लॉस में क्या होता है, अगर मान लो तुम लोग सिर्फ ये 100 माइनस करते, अगर नॉर्मल लॉस होता ये माइनस नहीं करते तो उसका इफेक्ट क्या होता? उसका इफेक्ट कुछ इस तरह से नहीं होता। अगर हम लोग ये माइनस नहीं करते तो 900 का वैल्यू कितना होता? ये यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखते, सपोज यहाँ पर कुछ नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पर बढ़ जाता।
हाँ, तो 1,61,500 यहाँ पर आ जाता तो यहाँ पर 900 होता तो प्राइस बढ़ जाता। देखो कितना बढ़ता, 179.44। ठीक है, अब ये हम लोग कस्टमर से चार्ज कर सकते, तभी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा रहे क्योंकि वो नॉर्मल लॉस होता। तो नॉर्मल लॉस में सिर्फ यूनिट लेस करना है, अमाउंट नहीं दिखाना है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस में दोनों करना है। इससे मेरा प्राइस जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने तुम लोग को प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। समझ में आया नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में क्यों एक में यूनिट लेस होगा और क्यों दोनों में एक में दोनों चीजें लेस करना है, अमाउंट और यूनिट। कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब ये जो है 900 टॉयज जो है ये किसके पास पहुंचा? अब ये जो पहुंच रहा है, ये इतना टॉयज और इतने कॉस्टिंग का टॉयज ये जाके पहुंच रहा है किसके पास? कंसाइनी के पास। तो हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टॉयज रीच्ड टू द सिटी ऑफ कंसाइनी। ठीक है, तुम लोग अपने मन से इसको लैंग्वेज दे सकते हो, मतलब जैसे ठीक, मतलब जैसे अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, एकदम जरूरी नहीं कि ये इन द सिटी ये लिखना ही है, या ऐसे भी लिख सकते हो गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके पास रिसीव हो गया। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है यहाँ पर रिसीव होने के बाद क्या खर्चा हुआ है। देखो साहू ने डिलीवरी लिया और 14,400 का कस्टम ड्यूटी पे किया। बोलो कस्टम ड्यूटी रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है? कस्टम ड्यूटी क्या है? वन टाइप ऑफ टैक्स है। ये रेकरिंग होगा कि नॉन? नॉन रेकरिंग है, क्योंकि इस ये प्रोडक्ट जब जाके पहुंचा, ठीक है, उसको छुड़वाने के लिए एक टैक्स देना पड़ा। ठीक है, मतलब जो वेयर हाउस से खाली करवाना पड़ता है तो एक टैक्स देना पड़ता है। तो क्या ये बार बार देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए? ऑब्वियसली नॉट। एक बार ही हम लोग उसको टैक्स देंगे, फिर हमको गुड्स हैंड ओवर कर दिया जाएगा, हम लोग वो गुड्स लेके आ जाएंगे। या और एक तरह से सोच सकते हो कि ये गोडाउन में पहुंचने के पहले का खर्चा है, तो ये नॉन रिकरिंग है। तो एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्यों सिर्फ नॉन रिकरिंग लेंगे? इसीलिए लेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन करेंगे इस पैटर्न में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन कर लेंगे। तो यहाँ पर दिखाते हैं एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। कितना किया है? 14,400 कस्टम ड्यूटी का। ठीक है, 14,400। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ खर्चा किया है। एक तो किया था 2,000 और 2,000 किया था गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट। बोलो गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट क्या गोडाउन में पहुंचने के पहले का खर्चा था? मतलब क्या गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं करने से गुड्स गोडाउन तक नहीं पहुंचता? मतलब नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि गुड्स को लोकेशन तक पहुंचाने का खर्चा। क्या लोकेशन तक पहुंचाने के लिए गोडाउन रेंट एडवर्टाइजमेंट नेसेसरी है या फिर नहीं है? नहीं है, तो ये नॉन रिकरिंग नहीं होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो और भी बढ़ गया। ठीक है, 900 यूनिट पे और भी कॉस्ट लागू हो गया। कॉस्ट लागू होने के बाद उसका वैल्यूएशन कुछ इतना आ रहा है, 1,59,750। ठीक है, ये आ रहा है। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स टू सेल। ठीक है, इतना कॉस्ट आ रहा है। अब इसके ऊपर प्रॉफिट लगा के बेचना चाहिए। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स टू सेल, इतना सेल कर सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दो, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अब सेल भी हुआ है। सेल कितना पीसेस हो गया? ये देखो यहाँ पर दिया था 800। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सेल हुआ है 800 पीसेस सेल हो गया। तो बचा कितना? 100। ठीक है, तो 100 क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनी के पास है, क्लोजिंग स्टॉक। तो 100 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना चाहिए। तो 800 का कॉस्ट कितना है? अगर तुम लोग देखोगे वैसे सेल कितने में हुआ है तो तुम लोग 800 इंटू 220 कर दोगे, बट 800 इंटू 220 इज सेल्स वैल्यू जहां पर प्रॉफिट इंक्लूडेड है। हमें कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब 1,59,750। अभी 900 पीसेस का कॉस्ट हुआ, तो एक पीस का कॉस्ट कितना हो जाएगा? दिस वन डिवाइडेड बाई 900। ठीक है, अभी कॉस्ट बढ़ के 177.5 हो गया कंसाइनी के खर्चे के बाद। ठीक है, तो 800 पीसेस जो हम लोग बेच दिए, मतलब जो कंसाइनी ने बेच दिया, उसका कॉस्टिंग कितना था? 1,42,000। हाँ, 1,42,000। तो जो बचा हुआ है वो कितने का है? माइनस कर दो 159,750, तो 17,750।
50, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन तुम लोग कर सकते हो, या फिर और एक ऑप्शन भी है, उसमें क्या कर सकते हैं, ये देखो हम दिखाते हैं। उसमें ये वाला पॉइंट हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ये वाला जो हम ऐसे करके कवर करके दिखा रहे हैं। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग सिंपल ऐसे कैलकुलेट करेंगे, पहले क्वेश्चन में देख लेंगे कितना यूनिट बिक गया है, 800, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 900 माइनस 800, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 100। वैल्यूएशन कैसे करेंगे, 1,59,750 लास्ट वैल्यूएशन आया था, 1,59,750 बेचने के पहले इस गुड्स का वैल्यू इतना हो गया था, ठीक है। स्टार्टिंग हुआ था 1,50,000 से, कुछ कुछ खर्चा ऐड होते होते वो 1,59,750 हो गया, और 900 पीसेस के लिए ये कॉस्ट बना, ठीक है। तो 100 पीसेस के लिए कितना होगा, कैलकुलेट करके देखो, यही अमाउंट आएगा, चेक करके देखो, 1,59,750 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 100, ठीक है, 17,750। तो तुम लोग अगर ये वाला पॉइंट अवॉइड करना चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर यूनिट लिख के अवॉइड कर देना। मैंने ये दोनों ही दिखा दिया, ठीक है, जो तुम लोग को ठीक लगे तुम लोग कर सकते हो। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया। अब देखो, अब ये वर्किंग नोट हर एक जगह पे जरूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट। इसमें हमें सारा डिटेल्स मिल जाता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने वो लॉस तक का डिटेल्स लिखा था, उसके बाद फिर से यहाँ पर पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो लॉस का डिटेल्स तो लिख लिया, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। देखो फायर हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड, अच्छा, उसके बाद साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एंड पेड 1400 एज कस्टम ड्यूटी। अब यहाँ पर हम लोग पहुंच गए और कंसाइनमेंट का फिर से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंसाइनमेंट में दिख रहा है कि रोजी एंड कंपनी को दिख रहा है कि साहू को खर्चा पे करना पड़ेगा, कितना 14,400 का, क्योंकि साहू ने ये खर्चा किया है। तो साहू ने जो खर्चा किया है, तो खर्चा करने से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या हम लोगों ने खर्चा किया है कि टू बैंक लिखे, हमारे पास से तो अभी पैसा नहीं गया है, हमारे बदले किसी ने कर दिया, जैसे मैंने फ्रेंड वाला एग्जांपल लिया, हमारे बदले किसी ने कर दिया है, तो क्या हम लोग को पैसा नहीं देना पड़ेगा, उस फ्रेंड को तो देना पड़ेगा। तो जिसको पैसा देना पड़ता है वो हमारा क्या हो जाता है, साहू। हाँ, वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अगर होगा तो टू साहू हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या पैसा पे करेंगे, कस्टम ड्यूटी, पहला खर्चा 14,400 का कस्टम ड्यूटी पे करेंगे। अच्छा, उसके बाद कौन सा खर्चा किया है, देखते हैं। साहू सेंट है बैंक ओवर, हाँ, अच्छा, ये ओवरड्राफ्ट का एंट्री क्यों नहीं होगा ये भी समझा देते। साहू सेंट है बैंक ओवरड्राफ्ट टू रॉय एंड कंपनी फॉर 50,000 एज एडवांस, एडवांस 50,000 पे किया है, तो उसका एंट्री रोजी एंड कंपनी क्या करेगा, अगर पैसा मिला है तो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, साहू एंड कंपनी से पैसा मिला है, और एडवांस मिलना तो लाइबिलिटी होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिला है, साहू से, लेकिन साहू को तो रिटर्न करना पड़ेगा, ये तो हम लोगों ने ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, ये तो लाइबिलिटी है, तो इनको क्रेडिटर बनाएंगे टू साहू। तो क्या यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में ये पोस्ट होगा, क्योंकि मेरा अकाउंट ही क्या है, बैंक अकाउंट टू साहू अकाउंट, क्या ये पोस्ट होगा बैंक अकाउंट टू साहू अकाउंट, नो मैम, नहीं होगा। एंट्री समझ में आया, एंट्री समझ में आया। देखो 50,000 मिल रहा है डेबिट और टू साहू, क्योंकि साहू को बाद में वो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये एंट्री आएगा एक जगह पे, कहाँ आएगा बताओ, साहू में आएगा। क्या साहू में ये एंट्री नहीं आएगा, सोचो। ये सब साहू में आएगा, टू बैंक। टू बैंक कैसे आएगा, अभी एंट्री क्या हुआ था, बाय 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 बैंक एडवांस, अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर उसके बाद उन्होंने अकाउंट सेल्स भेजा और उसमें दिखाया कि 800 टॉयज जो है बिक गया है 220 में, ठीक है। तो अगर बिक गया है तो कंसाइनमेंट में इनकम है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड होता है, तो टू कंसाइनमेंट हो गया, टू कंसाइनमेंट हो गया। अब अगर हम लोग सेल करते हैं तो एंट्री होता है या तो बैंक टू सेल होता है, लेकिन हम लोगों ने खुद अपनी जगह पे सेल थोड़ी ना किया है, ये तो कंसाइनमेंट के थ्रू से सेल है, तो हम लोग बैंक टू सेल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो बैंक टू कंसाइनमेंट सेल लिखेंगे। लेकिन पैसा कहाँ मिला है कि बैंक डेबिट कर दे, पैसा किसके पास है बोलो, पैसा किसके पास है, सेल हम लोग थोड़ी ना कर रहे हैं, पैसा का किससे लेना पड़ेगा, साहू के पास। तो क्या हो जाएगा, हाँ बोलो क्या होगा, बाई बाई साहू होगा, ठीक है। अच्छा, 800 टॉयज सेल हो गया है 220 करके, देख लो कितना होता है, 1,76,000, ठीक है, 1,76,000 ये सेल हो गया। देखो नॉर्मल सेल का एंट्री होता है बैंक टू सेल, ठीक है, टू सेल्स तो होगा नहीं, टू कंसाइनमेंट सेल होगा, पहला बात है, ठीक है।
अच्छा, और तो टू कंसाइनमेंट सेल हुआ, बैंक डेबिट नहीं कर सकते, पैसा कहाँ मिला कि बैंक डेबिट करते, पैसा तो किसी और के पास है, तो जिसके पास है उससे मिल जाएगा ना, क्योंकि मेरा पैसा है, तो बाई साहू एंड बाई साहू कर दिया, ठीक है, बाई साहू और टू कंसाइनमेंट, ठीक है, यहाँ पर हो गया, सेल वाला कैलकुलेशन भी लिख लिया। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय साहू ऑन गो डाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट 2000, तो वो भी लिखेंगे। अब तुम लोग इसके साथ कंफ्यूज मत होना, ये लास्ट दिन में यहाँ पर नहीं लिखा तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर तो सारा खर्चा लिखेंगे, क्योंकि कंसाइनर जो है वो तो साहू को सारा खर्चा ही पे करेगा, ये तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे थे, जहां पर नॉन रिकरिंग ही देना पड़ता है कंसाइनी का, ठीक है, ये पॉइंट तुम लोग को समझाया भी था मैंने लास्ट डे, और ये याद रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंसेस था, क्या था, दो एक्सपेंसेस का नाम दे रखा था, एडवर्टाइजमेंट, गो डाउन रेंट, अच्छा, गो डाउन एंड एडवर्टाइजमेंट, तो ये हो गया 2000 रुपीज का खर्चा किया है। अच्छा, उसके बाद साहू वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5%, 5% कमीशन मिलेगा, तो कमीशन मिलेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, साहू को कमीशन देना पड़ेगा, तो कंसाइनमेंट का खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू साहू, कमीशन का खर्चा देना पड़ेगा, तो साहू को ये सब पैसा देना पड़ेगा, कमीशन कितना बोला है 5%, तो सेल पे होगा, कुछ नहीं बोला है तो सेल पे होगा, तो 1,76,000 पे 5% कितना होता है देखो, 8800, ठीक है। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पर दिखा देते हैं, 1,76,000 इंटू 5%, जैसे बोला था वैसे ही कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद देखो, वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज, 5 टॉयज का बैड डेप्ट हो गया, तो बैड डेप्ट अगर हो गया है तो कंसाइनमेंट में लॉस है, और साहू तो उसका पैसा रिकवर करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कंसाइन, मतलब एक्चुअली टू साहू करने का मतलब है कि हम लोग जब सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो बैड डेप्ट वाला सेल भी इधर रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन 5 टॉयज का तो हमें पैसा नहीं मिलेगा ना, तो वो बैड डेप्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर एंट्री इस तरह से करना पड़ेगा, कंसाइनमेंट में डेबिट लॉस है, ठीक है, टू साहू, क्यों टू साहू कर रहे हैं, यहाँ पर साहू को पे करना है इसीलिए टू साहू नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग सेल दिखा रहे थे तो 800 का दिखाया था, तब हम लोगों ने ऐसे कर दिया था, देखो साहू टू कंसाइनमेंट, ठीक है, ये कर दिया था, कितना 800 टॉयज के लिए, 800 इंटू 220 के लिए, ठीक है, हम वैल्यू नहीं लिख रहे, ऐसे करके समझा रहे हैं, और जब हम लोगों को 5 टॉयज का पैसा नहीं मिलेगा तो साहू से 800 टॉयज का तो पैसा नहीं ले सकते ना, 800 माइनस 5 यानी कितने टॉयज का ले सकेंगे, 795, इसलिए जितना नहीं ले सकते उतने से साहू को क्रेडिट करना पड़ेगा, ये क्लोज हो रहा है, ठीक है, हमेशा डेबिट क्रेडिट का मतलब हम लोग गोल्डन रूल से उस तरह से नहीं बता सकते, इसीलिए तो मॉडर्न अप्रोच यूज किया जाता है, तो यहाँ पर टू जो साहू हो रहा है इसका मतलब साहू को पे नहीं करना है, साहू को उतने से कम कर देना है, तो टू साहू कितना हो जाएगा, टू साहू बोल के 5 टॉयज का पैसा, हाँ 5 टॉयज का हम लोग पैसा नहीं ले सकते, ठीक है, 5 टॉयज का जितना पैसा हो जाएगा 220 इंटू 5, ठीक है, 4,000 नहीं 1,100 हो रहा है ना, इतना नहीं ले सकते, ठीक है, और कंसाइनमेंट भी उतने से डेबिट हो जाएगा, 5 टॉयज का बैड डेप्ट हो गया ना, 5 इंटू 220, तो ये कितना हो जाएगा 1100, बैड डेप्ट कितना होता है, जितने में सेल करने वाले थे वो नहीं मिला, तो ये हो जाएगा, बोलो ये समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया, ये जो टू साहू हो रहा है ये कोई क्रेडिटर नहीं है, ठीक है, ये क्लोज हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर बैड डेप्ट लिखेंगे 220 इंटू 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1100, 220 इंटू 5, ये क्लोज है, हमेशा डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट ही होगा ऐसा बात नहीं है, ये क्लोजिंग मतलब मॉडर्न अप्रोच मान लो इसको, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ लिखना बाकी नहीं है मेरे हिसाब से, देखो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, क्यों दिखाना है वो भी मैंने बताया था, अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो गलत शो होगा, तो बाय इन्वेंट्रीज लाइन विथ साहू या फिर कंसाइनी लिख सकते हो, वो देखो कैलकुलेट कर लिया है हम लोगों ने ऑलरेडी, कितना 17,750, टोटल करो, 209 2,09,900, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं अगर इधर ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट होगा 209900, चेक करते हैं, -1,50,000 माइनस
11,500 माइनस 11,500, 10, 11, ये कितना हो जाएगा, 8, 2, 10, 11, 11,900, 22,100, ठीक है, 22,100 ये प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस इन कंसाइनमेंट, मतलब प्रॉफिट हुआ है कंसाइनमेंट में, ठीक है। टू P&L बोला जाता है, मतलब एक्चुअली इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो उसमें ट्रांसफर होगा ये वाला प्रॉफिट, तो टू P&L इन कंसाइनमेंट, ठीक है। या फिर इन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट, मतलब ट्रांसफर टू प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये प्रॉफिट निकला, फिर ट्रांसफर टू प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ये प्रॉफिट जो है ये हम लोग बिजनेस में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब ये तो कंसाइनमेंट सेल है, लेकिन इसके अलावा भी तो रोजी एंड कंपनी का खुद का जो बिजनेस है वो चल रहा है, तो सारा प्रॉफिट एक जगह दिखाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ओवरऑल वो टॉयज वाले बिजनेस से कितना प्रॉफिट आया, तो ये ट्रांसफर टू प्रॉफिट मतलब ओवरऑल प्रॉफिट के साथ ऐड करके देखा जाता है, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है। या फिर तुम लोग अगर कुछ नहीं, उतना भी नहीं लिखना चाहते हो तो सिर्फ टू प्रॉफिट एंड लॉस इन कंसाइनमेंट लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर इस अकाउंट को पोस्ट करेंगे, तो देखो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका क्रॉस पोस्टिंग, इसको क्रॉस पोस्टिंग बोलते हैं, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट, और इसको कितना लिखना पड़ेगा, 1,50,000 जितना है, और इसको क्लोज कैसे करेंगे बोलो, इसको क्लोज कहाँ किया जाता है, मैंने लास्ट दिन बताया था, टू क्या होता है, ये ट्रेडिंग में क्लोज होता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जो स्टॉक का डिटेल्स रखा जाता है, तो कुछ स्टॉक अगर हम लोग कंसाइनमेंट में भेज दे रहे हैं तो उस वजह से मेरा ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 1.5 लाख का गुड्स जो है वो श्रीनगर भेज दिया, और कितना स्टॉक कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, ये देखो इन्वेंट्रीज लाइन विथ साहू इन कंसाइनमेंट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टू कंसाइनमेंट कितना हो जाएगा, 17,750, क्रॉस पोस्टिंग टू कंसाइनमेंट 17,750, और इसको क्लोज करते हैं बाई बैलेंस CD बोल के 17,750। अच्छा, उसके बाद साहू का यहाँ पर अकाउंट जो है इसको करेंगे, तो ये देखो यहाँ से देख के क्रॉस पोस्टिंग कर दो, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि साहू कहाँ लिखा हुआ है, देखो टू गुड्स एंड टू बैंक टू साहू, अच्छा ये टू साहू मिल गया, तो इसको रीड करो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू साहू, तो साहू में साहू तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे बोलो, साहू में साहू तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, बाई बाय कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट। हाँ बाई कंसाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, खर्चा लिख देंगे जो भी वहां पर लिखा था उसी का डिटेल्स यहाँ पर भी लिख देंगे, कस्टम ड्यूटी, गोडाउन एंड गोडाउन एंड एडवर्टाइजमेंट कमीशन बैड डेप्ट, गोडाउन एंड एडवर्टाइजमेंट कमीशन बैड डेप्ट, ठीक है। अच्छा, तो कस्टम ड्यूटी 14,400 था, गोडाउन एंड ये था 2,000, कमीशन आया था 8,800, और बैड डेप्स आया था 1,100, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं कहाँ कुछ साहू लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पर एक लिखा हुआ है बाई शाहू, तो एंट्री क्या हुआ था, साहू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो साहू में साहू तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट, 1,76,000, इसका कैलकुलेशन क्या हुआ, हम लोगों को साहू से मिलेगा 1,76,000, ठीक है, ये मेन बात है, लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने उनसे 50,000 ले रखा है, तो वो हमें 1,76,000 नहीं देंगे, 50,000 कम देंगे, ठीक है, यानी 1,26,000 देंगे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि और भी कुछ खर्चा है जो कि हमें उनको पे करना है, तो वो पैसा क्या करेंगे, डिडक्ट करके हमें अमाउंट भेजेंगे, क्योंकि अमाउंट जो है सेल के बाद का वो उनके पास ही पड़ा हुआ है, तो वो कितना भेजेंगे हमें वो देखना है, तो वो हमें 99,700 भेजेंगे, ठीक है, 1,76,000 नहीं भेजेंगे, 99,700, ठीक है। तो 1,76,000 में से ये सब माइनस करने के बाद इतना होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक बैलेंस
रेमिटेड मतलब लौटाना होता है, ठीक है। इतना बैलेंस रेमिट कर दिया जाएगा साहू की तरफ से। तो एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू, मतलब पैसा मिलेगा किससे, साहू से। देख सकते हो तुम लोग लास्ट यहाँ पर देखो, जैसे कंसाइनी के बुक्स में एंट्री हुआ था ना, ये देखो, सॉरी कंसाइनर के बुक्स में, ये तो हम लोग कंसाइनर का कर रहे हैं। ये देखो लास्ट दिन हम लोग जब एंट्री किए थे, कहाँ पर चला गया, ये देखो यहाँ पर जब रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है। अगर रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या बोला था। बस इतना सा था इसमें। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरे रूल्स का है। कंसाइनमेंट में और एक रूल्स होता है, दैट इज इनवॉइस प्राइस। तो ये इनवॉइस प्राइस का सम्स है, तो इसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने वो नहीं सीखा है। हम लोग इलास्ट्रेशन 5 करेंगे, ठीक है। जो सीखा है उस पे बेस्ड है। मिस राखी कंसाइंड 1000 रेडियो सेट कॉस्टिंग 900 ईच टू मिस गीता। तो बोलो कौन कंसाइनर है, कौन कंसाइनी है। दो पार्टी है, एक मिस गीता, हाँ राखी कंसाइनर और गीता कंसाइनी। क्या भेजा गया है, 1000 रेडियो 900 करके। हर एजेंट ऑन 1 जुलाई, अच्छा मिस गीता उनकी एजेंट ही है, एजेंट के हिसाब से पहले से ही काम करती है। 1 जुलाई 2020 मिस राखी इनकट द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, मतलब कंसाइनर इन्होंने ये सब खर्चा किया। फ्रेट इंश्योरेंस, तो जैसे खर्चा किया, इनका रेडियो का कॉस्टिंग क्या 900 ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, सोचो। जैसे इन्होंने चेंज हो कुछ जाएगा। चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियोज। अब वो बोलो भेजा गया था 1000, 950 रिसीव हुआ, इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा। बाकी 50 रेडियो का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। एन अकाउंट सेल्स डेटेड 30 नवंबर 2020 शोड दैट 750 सेट्स वेयर सोल्ड। तो 950 पहुंचा था, उसमें से 750 रेडियो जो है बिक गए, कितने में, 9 लाख में। एंड मिस गीता इनकट 10,500 फॉर कैरेज। मिस गीता यानी जो कंसाइनी है, उन्होंने कैरेज का खर्चा कर रखा है 10,500 का। उन्होंने अकाउंट सेल्स में ये चीज दिखाया कि मैंने 750 रेडियो बेच दिए 9 लाख में, और मैंने 10,500 का कैरेज का खर्चा किया था। अब बोलो ये कैरेज का खर्चा जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेंगे वहां पर आएगा कि नहीं आएगा, ये रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है, मतलब गोडाउन के पहले का खर्चा है कैरेज, हाँ नॉन रिकरिंग है ना, नॉन रिकरिंग होगा, हाँ ये ऐड होगा। मिस गीता वॉज एंटाइटल टू कमीशन 6% ऑन द सेल्स अफेक्टेड बाई हर, ठीक है। उनको 6% कमीशन मिलेगा, तो 9 लाख पे 6%, ठीक है। अच्छा, सी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंट्रीज। तो इसका मतलब जो डैमेज रेडियो सेट था, जो 50 पीसेस, ठीक है, या फिर 50 सेट जो रेडियो सेट था, उनको ठीक करवाया किसने, यहाँ पर किसने करवाया, मिस गीता वॉज एंटाइटल सी इनकट। अच्छा, मतलब जो कंसाइनी है उन्होंने ही रिपेयर करवाया डैमेज रेडियो सेट को, ठीक है। और जो बचा हुआ था इन्वेंट्रीज में उसको भी करवाया। क्यों, देखो बचा हुआ कैसे था, 1000 में से 50 यूनिट खराब हो गया था, मतलब बेकार हो गया था, तो 950 पहुंचा था बेचने लायक, उसमें से उन्होंने 750 बेचा, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना बच गया, 200, ठीक है, 200 बच गया। और उसके साथ साथ ये भी था, उसके साथ साथ ये भी था, जो 50 यूनिट बेकार हो गया था, तो उन्होंने उसको ठीक करवा दिया, ठीक है। तो ठीक करवाया, तो ये खर्चा क्या है, रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है, ये क्या हम लोग गुड्स में ऐड कर सकते हैं, सोचो कभी ऐड करके कस्टमर से रिकवर कर सकेंगे क्या, ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में प्रॉफिट लगा के तो बेचना है। क्या ये रिपेयरिंग का खर्चा हम लोग ऐड कर सकते हैं, बोलो क्या लगता है, ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग ये ऐड, नो हाँ मैम। नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कस्टमर से नहीं रिकवर कर सकेंगे, कुछ बताया तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन रिपेयर करवाया डैमेज रेडियो सेट रिमेनिंग इन द इन्वेंट्रीज। और देखो मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल वो तो देखेंगे ही, उसमें देखते हैं क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, हमें कुछ बताया नहीं है, लेकिन रिपेयर का खर्चा हमें ऐड नहीं करना चाहिए, मतलब कॉस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक में खर्चा जो क्या है वो तो रिम्बर्स मिस राखी को करना ही पड़ेगा, लेकिन इन्वेंट्रीज में अगर ऐड करेंगे तो इन्वेंट्रीज का कॉस्ट उस वजह से बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो फिर उसको सेल करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोगों को ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई हमारा क्या है, ये हमारा कोई गोडाउन के पहले का खर्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिपेयरिंग का खर्चा नहीं करने से प्रोडक्ट हमारे गोडाउन तक नहीं पहुंचता, डैमेज प्रोडक्ट पहुंचा तो गोडाउन तक बिना रिपेयर करवा के ही पहुंच गया, उसके बाद उन्होंने करवाया, तो आफ्टर गोडाउन है तो ऐड नहीं होगा। ये क्या है, खर्चा रिम्बर्स होगा, लेकिन ये नॉन रिकरिंग
नहीं है, ठीक है, इस वजह से नहीं, इस तरह से पहचानना है। मिस राखी लॉज ए क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी विच वाज एडमिटेड 35,000। अच्छा, इनका इंश्योरेंस किया हुआ था ना, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया, मतलब मान लिया इन्वेस्टिगेट करके कि ये सही बता रहे हैं, सच में इनका इतना सारा रेडियो सेट जेन्युइनली खराब हो गया है, तो हम लोग 35,000 का क्लेम देंगे क्योंकि इन्होंने हमारे पास इंश्योरेंस कर रखा था। तो अगर क्लेम मिलेगा तो मेरा जो लॉस है वो कम होगा, मिस राखी का जो लॉस है वो कम होगा। सो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। तो बस हमें कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है मिस राखी के बुक्स में, ठीक है। तो 2 अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, तो देखो कैसे होगा। इन द बुक्स ऑफ मिस राखी, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। मिस गीता's अकाउंट, अच्छा यहाँ पर होगा वर्किंग नोट। अच्छा, वर्किंग नोट हमेशा हमें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का करना ही पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसे पोस्ट करना। सबसे पहले क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये तो होगा ही होगा ना, इसके बिना काम कैसे स्टार्ट होगा, पहले तो गुड्स भेजना पड़ेगा, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और जो कॉस्ट है वो कितना है 1000 इंटू 900, तो कितना हो जाएगा 9 लाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिस राखी ने ये खर्चा किया है, तो मिस राखी कौन है, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का खर्चा है, तो टू बैंक या कैश, फ्रेट और इंश्योरेंस, ठीक है। फ्रेट का खर्चा देखो 7,650 और इंश्योरेंस का खर्चा था 3,250, ये देखो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो एंड अकाउंट सेल्स डेटेड 30th November shows that 750 सेट वेयर सोल्ड फॉर 9 लाख। तो 750 सेट्स जो है वो बिक गया है, तो पैसा किसके पास है, मिस गीता के पास। तो मिस गीता को हम लोग डेटर बनाएंगे और उनसे पैसा ले लेंगे। तो एंट्री क्या होगा, गीता अकाउंट डेबिट, गीता से पैसा जब भी मिलेगा गीता अकाउंट डेबिट, और जब देना पड़ेगा टू गीता करेंगे, ठीक है। तो मिस गीता यहाँ पर सेल प्रोसीड्स होता है हमेशा, ठीक है। ये करते करते तुम लोग को हैबिट हो जाएगा। 9 लाख, लेकिन ये मत सोचो 9 लाख का चीज भेजा 9 लाख में बिक गया, नहीं। 9 लाख का जो सामान भेजा वो तो 1000 पीसेस था, ये तो सेल जो हुआ है वो 750 पीसेस का हुआ है, ठीक है। अच्छा, गीता ने 10,500 कैरेज इन कट किया है, तो हमारे भी आप में क्या है, तो उनको हमें पैसा देना पड़ेगा, तो गीता को हम लोग बनाएंगे क्रेडिटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैरेज 10,500, कैरेज का खर्चा देना पड़ेगा। अच्छा, और क्या खर्चा किया है गीता ने, देख लेते हैं। अच्छा, इनको कमीशन मिलेगा, ये भी बता रहा है 6%, तो 6% कमीशन, तो क्रेडिटर बनाएंगे, पैसा देना पड़ेगा, इस वजह से क्रेडिटर बना लिया। 6% 9 लाख का, यहाँ पर दिखाते हैं 9 लाख इंटू 6% कितना हो जाएगा 54,000, ठीक है, 54,000। अच्छा, कमीशन के बाद क्या बता रहा है, सी इनकम एक्सपेंसेस अमाउंट। अच्छा, रिपेयर करवाया 2,500, तो वो भी रिम्बर्स करना पड़ेगा। यहाँ तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना का प्रोडक्ट भेजा, कितना बिक गया, कितना देना है राखी को, कितना राखी से मिलेगा, ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं। राखी के पास हमारे कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रिपेयर्स का खर्चा भी देना पड़ेगा, दैट इज 2,500 जो मिस गीता ने करवाया, ठीक है। सॉरी, हम राखी बोल दी पहले, मिस गीता को देना पड़ेगा, ठीक है। मिस गीता ने 2,500 का रिपेयरिंग खर्चा किया डैमेज रेडियो को ठीक करने के लिए। और मिस राखी जो है उन्होंने उनका जो प्रोडक्ट मतलब डैमेज हो गया था उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम जो है वो डिमांड किया, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया 35,000 का, ठीक है। तो इसका मतलब इनका जो लॉस हुआ है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो लॉस कितना हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना सारा रह गया कंसाइनमेंट में वो भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स
सेंट बाय राखी, राखी ने गुड्स भेजा जो कि कंसाइनर है। यूनिट कितना है 1000, पीसेस है 1000 और अमाउंट कितना है 900 करके 9 लाख हो जाएगा। हम 900 लिखने जा रहे थे, 9 लाख हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे जितना भी एक्सपेंस गुड्स को भेजने के लिए हुआ, तो ऑल एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस लिखेंगे, इसका आदत करो तब गलत नहीं होगा। ऑल एक्सपेंसेस बाय राखी यानी कंसाइनर का सारा खर्चा 76503250। अच्छा 76503250 कितना होता है? 9950। अच्छा 9950। नहीं गलत है ना? 10,900 ना? 10,900। हाँ 10,900 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1000 पीसेस ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ मैम 1000 पीस। गुड्स सेल्ड। तो ये कितना हो जाएगा 1000 पीसेस का वैल्यू इसमें ऐड कर लो 9 लाख 9,10,900। 900। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, कुछ गुड्स जो है वो डैमेज हो गया। ठीक है, कितना 50। कैसे पता चला? 1000 में 950 गीता के पास डिलीवरी हुआ, तो 50 जो है वो लॉस हो गया। तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, या फिर डैमेज लिखो, लॉस तो नहीं हुआ, डैमेज हुआ है, मतलब पूरा बेकार नहीं हुआ है। गुड्स डैमेज्ड इन ट्रांजिट। ठीक है, कितना हुआ है 50। ठीक है 50 हुआ है और उसका हम लोग कॉस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है तो एबनॉर्मल लॉस ही है। सोचो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है तो एबनॉर्मल लॉस है। अगर तुम बोलोगे कि ये मेरा नॉर्मल लॉस है, जैसे मान लो फिश जो है वो सड़ जाता है तो ये एक नॉर्मल लॉस है, अब इसका थोड़ी ना इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस कंपनी कभी इसका इंश्योरेंस नहीं करेगी। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाता है, चोरी हो जाता है, ये सब जो एबनॉर्मल रीजन है जो हम लोग चाहे तो क्या नहीं कर सकते, हम लोग अपने मतलब हम लोग उसको टैकल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब उसके वजह ही इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। ठीक है, किसी का जो है मान लो ग्लास का बिजनेस है, ग्लास एक आधा टूट जाता है, उस पर थोड़ी ना इंश्योरेंस होगा। किसी भी नॉर्मल लॉस के ऊपर इंश्योरेंस नहीं होता। इंश्योरेंस क्लेम एबनॉर्मल रीजन से ही मिलता है। तो अगर एबनॉर्मल रीजन का इंश्योरेंस मिल रहा है तभी हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे कि ये एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो इसमें यूनिट एज वेल एज जो अमाउंट है दोनों लेस होगा। कैसे पता चला ये एबनॉर्मल लॉस है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है। क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एबनॉर्मल लॉस का ही देगी, नॉर्मल लॉस का थोड़ी ना देगी, जो गुड्स का इनहेरेंट नेचर है। तो इसका वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन करो 45,545। 45,545 मतलब 910900 डिवाइडेड बाई 1000 यानी एक एक रेडियो का वैल्यू निकल के आएगा इंटू 50। अच्छा ये बचा 950। 8,65,355। अच्छा 8,65,350 8,65,355। ठीक है, अच्छा तो ये गुड्स जितना डैमेज हुआ इन ट्रांजिट वो हमें पता चल गया। ठीक है, गुड्स इतना डैमेज हुआ इन ट्रांजिट। अच्छा ये लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने तुम लोग को सिखाया कि कैसे लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है। अब देखो 8,65,355 का मेरा गुड्स लॉस हुआ है, लेकिन क्लेम भी तो मिला है कितने का 35,000 का, है ना? नहीं सॉरी, ये तो बचा हुआ अमाउंट लिख दिया मैंने। गुड्स लॉस्ट हुआ है उसका वैल्यू कितना है, ये वाला 45,545 है ना। गुड्स जो लॉस्ट हुआ 45,545 वैल्यू आया और इसका क्लेम मिल गया है 35,000। तो एक्चुअली मेरा लॉस कितना हुआ कम होके, बताओ एक्चुअली मेरा लॉस 10,545। हाँ ये मेरा क्या हो गया लॉस, और ये मुझे क्या हो गया इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया। तो एंट्री क्या होगा, देखो लॉस तो डेबिट होगा तो लॉस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, क्या लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस, कितना लिखेंगे
10,545, क्योंकि पूरा इस बार लॉस नहीं था। और इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलेगा, अभी तो बोला नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी दे दिया है, बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी पेड, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड, मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है कि जी आपको पैसा मिल जाएगा, कितना 35,000, यानी रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल है तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, बाय क्या करेंगे, इंश्योरेंस डेबिट करेंगे, जैसे इनको मिस गीता को डेबिट कर रखा है, तो बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा हमें 35,000, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल लॉस पूरा ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा पूरा दिखेगा, ये ऐसे हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट, ठीक है। पूरा लॉस होता था, पूरा का पूरा ही हम लोग एबनॉर्मल लॉस दिखा देते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे करते हैं, देखो, ठीक है। अब इतना पहुंचा, गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, मतलब बाय गीता, गीता लिख देते, मैंने नाम लिखा है ना इसके आगे, तो ये ऐसे ही लिखते, ठीक है। गीता के पास 950 आ गया, देखो वैसे बोला भी था, ठीक है। अच्छा, गीता ने कैरेज का खर्चा लगाया, तो ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय गीता 10,500, एक ही नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। देखो दूसरा जो रिपेयर वाला था वो मैंने समझाया क्यों नहीं है नॉन रिकरिंग। अब इसको ऐड करो, इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। देखो 8,65,355 माइनस 10,500 कितना हो रहा है, 8,54,8, सॉरी ऐड होगा, मैंने माइनस कर दी, 8,65,355 प्लस 10,500, मैम 8,75,855। 855, हाँ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इतना अवेलेबल करने, सेल करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हम वो सेल वाला पॉइंट नहीं दिखा रहे, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, इन्होंने 750 पीसेस बेच दिया, 950 में से अगर 750 बेच दिया तो कितना बच सकता है, माइनस करके 200। 200, ठीक है। तो 200 का वैल्यूएशन निकालो, अगर 950 का वैल्यूएशन इतना है तो 200 का कितना होगा, 8,758,55 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 200, देखो करके कितना आता है मैम 18,43,090.52। अच्छा, 18 लाख, मैम 1,84,000। हाँ वही बोलो, इतना तो है ही नहीं। अच्छा, एक बार हम भी देख लेते, 8,758,55 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 950, तो 1,84,3,9 0.5 आ रहा है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, 0.5 आ रहा है, तुम लोग भी देखो कैलकुलेटर में, तो हम इसको 1 लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बस अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनी के पास है, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई इन्वेंट्रीज विथ गीता 1,84,391, ठीक है, 1,84,391, ये हो गया। अच्छा, और कुछ लिखना है हमें, और रिपेयर्स कैरेज ये सभी तो लिख लिया, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखो प्रॉफिट है कि लॉस है, चेक करना है, टोटल करो, 9 लाख प्लस 10,545 35,000 1,84,391, तो ये हो रहा है 11,29936, 11,29936, मुझे तो लग रहा है इधर ही बैलेंस आएगा, इधर कम है। अच्छा, माइनस 9 लाख माइनस 7650 माइनस 3250 10,554, और ये कितना हो जाएगा 56,500, 1,52,36 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 2
प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट, ये प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है, जब क्रेडिट साइड हो रहा है। अब हम लोग मिस गीता का जो अकाउंट है उसको बना लेते। देखो तो मिस गीता यहाँ पर ढूंढो, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर टू गीता, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गीता, तो बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट, ठीक है। ये सब खर्चा हमें लिखना है, हम ना टोटल करके लिख देते, लेकिन तुम लोग जब लिखोगे ऐसे डिटेल्स में लिखना, ठीक है, ऐसे डिटेल्स में लिखना जैसे मैंने लिखवाया। लेकिन यहाँ ना मैंने जगह बहुत कम ले लिया और इधर जो है लिख दिया है, तो हम एक काम करते हैं, नहीं तो पूरा नहीं होगा, हम इसको टोटल करके लिख देते हैं। 10,500, 54,000 और 2,500, देखते कितना होता है। ये आ रहा है 67,000, ठीक है, हम टोटल लिख रहे हैं बिकॉज मेरा जगह नहीं होगा। 67,000 यहाँ पर हम एक्सपेंस बोल के लिख देते, एक्सपेंस एंड कमीशन, ठीक है। और यहाँ पर टू कंसाइनमेंट बोल के सेल वाला पॉइंट आ जाएगा, सेल है 9 लाख का, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो पता ही चल रहा है मिस गीता से पैसा मिलेगा, मिस गीता के पास हमारा 9 लाख है, ठीक है, और उनको हमसे मिलेगा ये वाला अमाउंट। तो एक्चुअली हम लोगों को मिस गीता से मतलब मिस राखी को मिस गीता से मिलेगा बाय बैंक फाइनल रेमिटेंस 8,33,000, 9 लाख। ये अकाउंट जब बनाओगे तब एक चीज तुम लोग को ध्यान रखना, अगर किसी भी तरह का बिल्स रिसीवेबल मतलब पेएबल था जो रिलीज हुआ या एडवांस लिया हुआ था वो चेक करना है। अगर वो नहीं लिखोगे तो बैलेंस अमाउंट गलत हो जाएगा। जैसे देखो ये एंट्री अगर करना भूल जाते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं पोस्ट होता है नॉर्मली, ये बाय बैंक वाला, तो ये चीज ध्यान रखना है। जहां पर ये ऐसा एंट्री आएगा, एडवांस लिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, ऐसा लिखा हुआ, या कोई बिल्स रिसीवेबल का बात है, बिल्स ड्रॉ हुआ था, बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था, तो यहाँ पर जो है वो नहीं लिखोगे तो बैलेंस गलत आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 50,000 नहीं लिखते तो फाइनल रेमिटेंस अमाउंट और भी बढ़ जाता 50,000 से, तो ये मिस्टेक हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहीं बोला तो नहीं है कि किसी भी तरह का एडवांस का बात, ठीक है, या सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर्स सोनपुरी 5,000 kg of baby food packet in packed, अच्छा packed in 2000 tin of net weight 1 kg and 6,000 पैकेट्स ऑफ नेट वेट हाफ kg, ठीक है। तो विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर इन्होंने भेजा है सुंदर स्टोर्स ऑफ सोनपुरी को, ठीक है। तो ये कौन है, ये है कंसाइनर, और ये कौन है, कंसाइनी, ठीक है। मैंने लास्ट का दो लिख दिया, कंसाइनर और कंसाइनी। अच्छा, 5,000 kg बेबी फूड पैकेट भेजा है, और 5,000 kg किस हिसाब से भेजा है, 2,000 टीन ऑफ नेट वेट 1 kg, 2,000 टीन भेजा है, एक एक टीन 1 किलो का है, तो 2,000 किलो, ठीक है। और 6,000 पैकेट भेजा है जिसका नेट वेट है आधा किलो, तो 6,000 पैकेट है जो कि आधा किलो का है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, कितना किलो, 6,000 पैकेट 3,000 किलो, ठीक है। तो 3,000 और 2,000 मिला के कितना हो जाएगा, 5,000, ठीक है। 5,000। एक पैकेट अगर आधा किलो का है तो 6,000 पैकेट कितना होगा, 6,000 इंटू 2 करोगे तो 3,000 किलो, तो 5,000 किलो। इस तरह से इन्होंने बताया है कि 5,000 किलो का भेजा है। फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस द कंसाइनी कमीशन वाज फिक्स्ड 5% ऑन सेल प्रोसीड्स, तो जितना सेल होगा उसके ऊपर 5% कमीशन मिलेगा, किसका, कंसाइनी का, सुंदर सोनपुरी, ठीक है। अच्छा, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो बेबी फूड इन्होंने भेजा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10, 1 किलो वाला जो टिन है उसका प्राइस है 10, और जो आधा किलो का पैकेट है वो 6 रुपए करके कॉस्टिंग, और जो सेलिंग प्राइस है मतलब जब बिकेगा तो 15 और 7 में बेचना पड़ेगा, किसको, सोनपुरी को, सुंदर सोनपुरी को। और यहाँ पर जब ये भेज रहा है तो कॉस्ट प्राइस इतना बोल रहा है, तो बोलो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू कितना होगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू कितना होगा। टोटल सेंट तो 5,000 किलो है, लेकिन दो तरह के पैकेट में भेजा गया है जिसका कॉस्ट भी अलग अलग है। तो 2,000 किलो का जो 1 किलो वाला पैकेट है उसका प्राइस है 10 करके, तो ये कितना हो जाएगा, 2,000 इंटू 10 करके देखो कितना होता है, 20,000 हो जाएगा। 20,000 रुपए का 1 किलो वाला टीन गया है, और जो 3,000 किलो का जो आधा किलो वाला पैकेट है उसका कॉस्ट है टोटल 38, टोटल 38 ना 36 होगा, यहाँ तो 6 रुपए करके है ना,
6 रुपए करके कितना किलो गया है? हाफ के जी का 18 मतलब 3000 हो गया, और इधर 6 ये तो 36 किलो हिसाब से है ना, हाफ के जी का पैकेट है तो हाफ के जी का पैकेट है तो कॉस्ट प्राइस बोला है, एक आधा किलो का पैकेट का कॉस्ट है 6 रुपया, तो 6000 आधा किलो का पैकेट है ना, पैकेट के हिसाब से देखो ये बता रहा है हाफ के जी पैकेट का। 36 होगा। हाँ, एक आधा किलो वाला पैकेट का दाम अगर 6 रुपया है तो 6000 आधा किलो वाला पैकेट का दाम कितना होगा? 6000 इंटू 6, ठीक है 36,000। 36,000, ठीक है। वो तो मैंने 5000 टोटल समझाने के 56,000। लिए बोला। हाँ, टोटल 56,000, वो मैंने समझाने के लिए बोला कि 5000 कैसा आया, लेकिन अगर इन्होंने अपना प्राइस किलो और आधा किलो के पैकेट के हिसाब से लगाया तो हम लोग इंटू पैकेट और इंटू टीन करेंगे। ये देखो, ये 2000 टीन है, ये जो प्रोडक्ट है वो टीना में गया है, टीन में गया है, और एक टीन 1 किलो का ही है, और एक टीन का प्राइस 10 रुपया रखा है, और आधा किलो वाला जो है सामान वो पैकेट में गया है, पैकेट 6000 भेजा गया था, तो ये हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। इस तरह से हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो जाएगा 56,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेलिंग प्राइस तो बताया है, तो देखते हैं कितना सेल हुआ है। द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, ठीक है। इसका मतलब बोलते हैं बुक्स, ये कंसाइनमेंट जो है उसका एक एग्रीमेंट किया गया है, बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, मतलब फ्रेट जो है वो पे टू पे बेसिस में होगा। फ्रेट टू पे बेसिस में होने का मतलब है कि जितना सेल वैल्यू है उस पे फ्रेट लगेगा। ये देखो, एंड फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑन सेलिंग वैल्यू, ठीक है। फ्रेट चार्जेस जो है वो 2% ऑन सेलिंग वैल्यू लगेगा। और नहीं सॉरी, इसका और एक मतलब भी होता है, कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब है फ्रेट जो है वो कंसाइनी को देना पड़ेगा। इसका मतलब होता है फ्रेट जो है वो कंसाइनी को देना पड़ेगा। फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब है ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर कंसाइनी को फ्रेट का प्राइस देना पड़ेगा, इस लाइन का मतलब होता है। और फ्रेट कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रेट चार्ज करने बोला है 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, ठीक है। सेलिंग वैल्यू मतलब ये सारा प्रोडक्ट, ये 5000 किलो प्रोडक्ट अगर बिक जाता है तो उसका जो सेल्स वैल्यू होगा उसका पूरा का पूरा फ्रेट जो है वो कंसाइनी को देना पड़ेगा। ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है। जैसे तुम लोग लॉ में पढ़ते हो ना, वैसे ये एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो सुंदर सोनपुरी है उनको पूरा फ्रेट का खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है। और ये फ्रेट का खर्चा कैसे कैलकुलेट होगा? जितना प्रोडक्ट भेजा गया है उसका सेल्स वैल्यू निकालना पड़ेगा। जितना बिका है उतना नहीं, जितना प्रोडक्ट भेजा गया है उसका सेल्स वैल्यू निकालना पड़ेगा, उस पर 2% लगाना पड़ेगा। 1 केस कंटेनिंग 1 kg टीन वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट, एक जो है 1 किलो वाला टीन, ठीक है, वो लॉस हो गया है, वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड द ट्रांसपोर्ट कैरिड एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 450, और जो क्लेम है वो भी मिल गया, ठीक है। क्लेम किया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन की गलती की वजह से हुआ है और उसका क्लेम मिल गया, यानी लॉस रिड्यूस्ड हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ year the following information is gathered from the account sales, account sales से पता चला है, sent by the consignee, क्या पता चला है? देखते हैं कितना सेल हुआ है। सेल प्रोसीड्स 1501 किलो वाला टीन, 4000 आधा किलो वाला पैकेट, स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस ये कंसाइनी ने, क्योंकि अकाउंट सेल्स का डिटेल्स है तो कंसाइनी बता रहा है, सुंदर सोनपुरी बता रहा है इतना बेच दिया मैंने, स्टोर रेंट और इंश्योरेंस इतना लगा है। फाइंड आउट द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, तो अब हम लोगों को बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के दिखाओ, तो ये सोल्यूशन का पार्ट है, इसको वर्किंग नोट में नहीं करेंगे। और उसके बाद बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, और एक पॉइंट बोल रखा है, पढ़ लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड एज्यूमिंग दैट द कंसाइनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, ठीक है। किसका ड्यू हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट होगा और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी हमें करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 6। कंसाइनमेंट अकाउंट, सुंदर स्टोर्स मतलब कंसाइनी अकाउंट, ये दो बोला है, और एक बोला था वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले यही बना लेते हैं, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं गुड्स सेंट बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर, ठीक है। कितना गुड्स भेजा गया है यहाँ पर लिख लेते हैं केजी, यूनिट जो है वो केजी में है, और यहाँ पर अमाउंट। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा अलग अलग, कितना हो जाएगा ये देखो, ये एक हो जाएगा 2000 इंटू 10, यहाँ पर लिखते हैं 2000 इंटू 10 प्लस 6000 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, कितना बना था याद है, 56,000 आई थिंक, 56,000, 5000 केजी, ठीक है, 5000 केजी का। अच्छा, ऐड करेंगे कॉस्ट, सॉरी, ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। अगर कंसाइनर ने कोई खर्चा किया है तो वो ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं कंसाइनर ने कुछ खर्चा किया है, फ्रेट का खर्चा भी तो कंसाइनी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसाइनर का कुछ भी खर्चा दिख रहा है नहीं, मुझे तो कंसाइनर का कुछ भी खर्चा नहीं दिख रहा है। देखो कंसाइनर का कोई भी खर्चा नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर वैलिड ही नहीं हो रहा है, तो इसको क्योंकि मैंने लिख दिया है तो अब छोड़ो, ऐसे ही लिख देते हैं, इस पे उसको और मिटा नहीं रहा है, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। अच्छा, फिर लेस करेंगे लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है। तो ट्रांजिट में कुछ लॉस हो गया है, कितना, 1 केस कंटेनिंग 51 केजी टीन, अगर 51 केजी वाला टीन था तो कितना लॉस हो गया, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 51 केजी टीन, एक एक टीन का कॉस्ट कितना है 10 रुपया करके, तो 51 केजी टीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 51 केजी टीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 500, ठीक है, यहाँ पर 500, और यहाँ पर लिख देते हैं 1 केजी का 50, मतलब 50 केजी जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है, 50 केजी जो है वो लॉस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि कंसाइनी ने, अच्छा ये लॉस कब हुआ एक बार देख लेते हैं। द कंसाइनी वाज बुक टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, 1 केस कंटेनिंग 50 वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड द ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड ए क्लेम। अच्छा देखो, नॉर्मली फ्रेट भी ना, प्रोडक्ट कभी भी आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेट का खर्चा है, लेकिन क्योंकि इसमें एग्रीमेंट बना है टू पे बेसिस पे होगा, तो फ्रेट का खर्चा कौन दे रहा है, कंसाइनी दे रहा है, ठीक है। तो क्या फ्रेट का खर्चा मतलब लगे बिना तो हमारा गुड्स जा नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है कि फ्रेट का खर्चा कंसाइनर की जगह कंसाइनी देता है। अगर खर्चा कंसाइनर ही देता तो यहाँ पर ये ऐड हो जाता। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंडिविजुअली प्रोसेस में करेंगे, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से करना पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन एक ही है कि जो फ्रेट का खर्चा है वो ऐड होना चाहिए, लेकिन हम लोग कंसाइनर के हिसाब से ऐड नहीं करके दिखा सकते, क्योंकि कंसाइनर पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे कि लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना है, ठीक है, और स्टॉक कितना है, ये अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग फ्रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, तो फ्रेट के लिए हमें सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल्स वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 जो 1 किलो वाला टीन है। क्यों फ्रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, 2% ऑन सेलिंग वैल्यू। तो सेलिंग वैल्यू पहले निकालते हैं। तो 2000 टीन है 1 किलो वाला जो 15 रुपए में बिकेगा, तो 2000 1 केजी टीन एट द रेट ऑफ 15 करके, तो कितना हो जाएगा 30,000 रुपया। और 6000 हाफ केजी का पैकेट है, ठीक है, पैकेट है जो सेल होना है एट द रेट ऑफ 7 करके, तो कितना हो जाएगा 42,000। पहले हम लोग फ्रेट निकाल लेते हैं, क्योंकि फ्रेट हमको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो 72,000 सेल वैल्यू हो गया। नाउ हम लोग फ्रेट कैलकुलेट करेंगे। फ्रेट हो जाएगा सेल वैल्यू पे 2%, फ्रेट इक्वल टू 2% इंटू 72,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 1440। 1440। ये जो 6,000 हाफ केजी वाला पैकेट है, हाँ,
तो प्राइस 42 होगा, डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा? ये डिवाइडेड बाय 2 होने से 3000 किलो हो जा रहा है, लेकिन ये जो मतलब देखो यहाँ पर जो प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है, वो पैकेट के हिसाब से है, किलो के हिसाब से नहीं दिया है कि ये जैसे एक टीन के हिसाब से दिया है, 1 किलो वाला टीन, ये जो टीन का कॉस्ट दिया है यहाँ पर, टीन का सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है। अगर हम लोग इसको मतलब मैंने जैसे दिखाया था, अगर हम लोग इसको 3000 किलो करते हैं, बट हमें 1 किलो का प्राइस नहीं दिया है, ये जो हाफ के जी पैकेट का जो सेलिंग प्राइस बोला है ना, ये किलो का नहीं बताया, अगर किलो का बताएगा हम लोग इंटू कर सकेंगे, इसीलिए पैकेट के हिसाब से इंटू कर दिया, 6000 पैकेट के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, तो ये बन गया फ्रेट 1440, ठीक है। ये कैलकुलेट करना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर नहीं, लेकिन कैलकुलेट करके भी प्रॉब्लम एक है, यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये पेड बाय कंसाइनर है नहीं, लेकिन फ्रेट के बिना तो जो मतलब फ्रेट अगर नहीं होगा पे, तो हमारा प्रोडक्ट भी आगे नहीं जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग अगर यहाँ पर लिखेंगे तो ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस ऑफ फ्रेट पेड बाय कंसाइनर बट रेमिटेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी को बाद में देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट, ठीक है। ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में बोला है टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्जेस, ठीक है। तो इसका मतलब कंसाइनर अभी कर भी दे रहा है तो वो कंसाइनी से ले लेगा, और कैसे लेगा, 1440, मतलब फ्रेट का खर्चा होगा 1440, और बिना फ्रेट का खर्चा किए हम लोग प्रोडक्ट आके भेज ही नहीं सकते। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे कि इन्वेंट्रीज कितना है और लॉस कितना हुआ है, ठीक है। तो लॉस इन ट्रांजिट एक तरफ कैलकुलेट कर लेते हैं, इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक तरफ कैलकुलेट करेंगे इन्वेंट्रीज, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐसे, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो लॉस इन ट्रांजिट कितना सारा हुआ है यहाँ पर, वो तो हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं। 50 एक केस था, ठीक है, जिसमें 50 1 किलो वाला टीन था, वो लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 51 kg टीन, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 500, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेट, फ्रेट बिना तो प्रोडक्ट आगे नहीं जाएगा, तो फ्रेट का खर्चा कितना हो जाएगा, 2% होगा, कितना, क्या 1440 का 2% होगा, नहीं, 2% ऑन सेलिंग वैल्यू होता है हमेशा, ठीक है, 2% ऑन सेलिंग वैल्यू। तो जो सेल नहीं कर पाए, इसका सेलिंग वैल्यू कितना होता, क्योंकि जो प्रोडक्ट लॉस्ट हो गया उसके सेल वैल्यू पे फ्रेट कैलकुलेट करना है, क्योंकि रूल्स वही बता रहा है कि जो भी प्रोडक्ट बिकेगा, ये मैंने टोटल फ्रेट निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग फ्रेट निकालेंगे ना, जो लॉस्ट इन ट्रांजिट है उस गुड्स का सेल वैल्यू कितना होता, उस पे 2% फ्रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग निकाल पाएंगे कि इस पे फ्रेट का कितना पोर्शन जाएगा, ठीक है। तो ये जो 50 kg वाला टीन है, ये कितने में बिक सकता था, क्योंकि टीन का सेलिंग प्राइस है 15, ठीक है। तो 50 1 किलो वाला जो टीन है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, बोलो, उसका सेलिंग प्राइस कुछ ऐसा हो जाएगा, 750। हाँ, 50 इंटू 15, ठीक है। ये देखो इस वजह से ना, क्योंकि 1 किलो वाला एक टीन का सेल वैल्यू है 15 रुपया, तो 1 किलो वाला 50 टीन का सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 इंटू 15, ठीक है। तो 50 इंटू 15 ये हो गया 750, और इंटू 2%, तो इस पे फ्रेट लग गया 15। तो गुड्स इन ट्रांजिट जो था वो इतने का हुआ था, मतलब जब जितना गुड्स इन ट्रांजिट है उसमें जो लॉस्ट हो गया, दैट इज 50 टीन 1 किलो वाला जो लॉस्ट हुआ, उसका कॉस्ट 500 के जगह इंक्रीज होके फ्रेट की वजह से 515 हुआ था, ठीक है। ये हमारा लॉस हुआ, लेकिन हमें क्लेम मिला है, तो क्लेम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। क्लेम एडमिट हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से 450 का, तो हमारा बाकी जो है वो लॉस है, तो लॉस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। तो कितना रिड्यूस हुआ, 65। ये लॉस हुआ, रिड्यूस 450 हुआ है ना, ये तो लॉस है, ये एबनॉर्मल, 65 लॉस है। हाँ, एबनॉर्मल लॉस। इसी तरह से हम लोग इन्वेंट्रीज का भी चेक करेंगे, देखो यहाँ पर भी होता जैसे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर हमें लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पर हमें सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह दिखाना पड़ता, तो यहाँ पर ऐसे हो जाता 56,000 और 1440 हो जाता, तो यहाँ पर हो जाता, देखो ये भी बन जाता, इस तरह से भी हो जाता, ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग 1440 यानी टोटल फ्रेट लिख देते तो ये बन जाता 57,440, 5000 पीसेस का, ठीक है। और जितना लॉस हुआ वो कितना था, वो था 50 1 किलो वाला टीन यानी 50 kg। क्या ये हो जाता है ऐसे करने पे, करके देखो, 574 आ जा रहा है, नहीं ऐसे तो नहीं होगा, किलो के हिसाब से कुछ गड़बड़ हो जा रहा है क्या,
एक्चुअली क्या है ना, ये पूरा 1440 नहीं दिखा सकते, ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट लॉस हो रहा है या जो प्रोडक्ट बच जा रहा है बस उतने के सेल वैल्यू के ऊपर फ्रेट लगाना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली करना मतलब यहाँ पर मस्ट है, हम लोग इसको कंबाइंडली कर ही नहीं सकते, इंडिविजुअली कंबाइन करना नहीं हो पड़ेगा। सकता क्योंकि वहाँ पे दोनों है, आधा किलो 1 किलो दोनों। हाँ, इसीलिए अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग अलग ही करेंगे ऐसे सिचुएशन में ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अच्छा, अब यहाँ पर क्लोजिंग देखेंगे तो कितना क्लोजिंग हो सकता है, तो देखो ये जो 2000 किलो का टीन भेजा गया था उसमें से कितना हमारा लॉस हो गया 50, और कितना सेल हो गया वो भी देखना पड़ेगा, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक पता चलेगा। सेल हुआ है 1500 टीन 1 किलो वाला, तो बताओ 2000 टीन था 1 किलो वाला, हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। 2000 टीन था 1 किलो वाला, उसमें से 1500 सेल हो गया और 50 जो है वो लॉस हो गया, तो फिर कितना सेल हो सकता है, सॉरी कितना क्लोजिंग स्टॉक रह सकता है 2000। 450। हाँ, ये देखो 450 टीन, ठीक है, 450 1 किलो वाला टीन, 451 केजी टीन, ये क्लोजिंग स्टॉक में जा सकता है। ऐसे करके हम लोग ये आधा किलो वाला पैकेट का कैलकुलेशन करेंगे। आधा किलो वाला पैकेट कितना है, 6000 पैकेट है। अब देखो सेल कितना हो गया, इसका तो कोई लॉस नहीं बताया था, सेल देख लेते हैं। 4000 पैकेट बिक गया, तो कितना बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में, 2000 हाफ केजी पैकेट, ठीक है। अब इसका हमें वैल्यूएशन करना है, ठीक है। अच्छा, तो 450 जो है इसका कॉस्ट कितना है, 450 1 किलो वाला टीन का पहले कॉस्ट बताओ कितना होगा। ये @10 करके है इसका कॉस्ट, क्योंकि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे तो कॉस्ट में करेंगे ना, जैसे अभी 4500। तक 4500, और ये @ कितना हो रहा था, ये @ 6 था शायद, याद नहीं आ रहा, 6 था। कॉस्ट 6 था, ठीक है। तो 6, तो ये कितना हो जाएगा 12000। 12000, ठीक है। तो 12000, तो टोटल कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं, 12000 और 4500, 16500। लेकिन क्या सिर्फ ये कॉस्ट लगा है, फ्रेट भी तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेट कोई भी पे करे, ठीक है, कंसाइनर करता है तो वो तो खर्चा होता ही है, कंसाइनी की तरफ से भी देखो तो ये तो नॉन रिकरिंग है, तो ये ऐड तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रेट। लेकिन फ्रेट कैसे होगा, ये जो बचा हुआ प्रोडक्ट है इसका सेलिंग वैल्यू पे 2% इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 450 1 किलो वाला जो टीन है वो अगर बिक जाता तो कितना प्राइस मिलता हमें, इंटू 15 इंटू 2%, तो देखो कितना होगा 450 टीन 15 इंटू 2%, तो ये कितना हो रहा है 135, 135। और 2000 इंटू ये कितना करके बिकेगा 7 रुपया करके इंटू 2%, 280, तो 415 होगा दोनों का मिला के, ठीक है। 415 प्लस 16500, देखो कितना आया 16915, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअली फ्रेट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सेलिंग वैल्यू अलग अलग आ रहा है, इसलिए कंबाइंडली नहीं कर सकते, तो ये हो गया, ठीक है। अब और कुछ नहीं करना है, जो मेन काम था वो तो हो गया, अब हम लोग पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये आया था 56,000। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना 56,000, तुम लोग यहाँ पर और एक बार कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, ठीक है। और जो खर्चा कंसाइनर ने किया है वो 2 बैंक होता है, लेकिन यहाँ पर कंसाइनर का कोई खर्चा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 सुंदर स्टोर, सारा का सारा खर्चा कंसाइनी ने किया है। एक तो है फ्रेट, रेंट एंड इंश्योरेंस, 600 ही था शायद, ये देखो स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस 600, कमीशन, कमीशन कितना बोला था सेल के ऊपर, कमीशन कहाँ गया नीचे था,
कमीशन कहाँ दिया हुआ दिख नहीं रहा है मुझे, ये रहा 5%। 5%। 5%। तो पहले सेल निकालना पड़ेगा, बाई सुंदर स्टोर्स। सेल कितना होगा, सेल निकाला था हम लोगों ने, ये तो टोटल सेल वैल्यू निकाला था फ्रेट 72,000। निकालने के लिए। सेल 72,000 आ रहा है, नहीं सेल कितना हुआ है उसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, सेल अभी तक कैलकुलेट किया ही नहीं हम लोगों ने। सेल कितना कितना हुआ है ये तो बताएगा सुंदर के अकाउंट सेल से पता चलेगा। देखो सेल कितना हुआ है 1500 और 4000, तो 1500 और 4000, 1500 जो है 1 kg वाला टीन वो 15 रुपए करके बिकेगा और 4000 वाला 7 रुपए करके था। देखो ऐसे ही दिया हुआ है ना, 1500 इंटू 15 22,500, 28,000 इतना सेल हुआ है। और ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 72,000, ये तो टोटल सेल्स वैल्यू है जिसपे फ्रेट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इतना इतना बिका थोड़ी है। यहाँ पर बिका है 1500 2000 में, और यहाँ पर 6000 में 4000 बिका है, तभी तो इधर 2000 का क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर 2000 में से अगर 1500 सेल हुआ है तो 500 क्लोजिंग स्टॉक दिखना चाहिए, लेकिन 50 यूनिट जो है डैमेज, इसीलिए 450 दिख रहा है। ठीक है, 72,000 टोटल सेल है, लेकिन एक्चुअली सेल्स कितना, वो तो इसको कैलकुलेट करने के लिए किया है हम लोगों ने। तो कमीशन कैलकुलेट करो 5% ये दोनों पे, तो 28,000 और 22,500 इंटू 5% कितना हो जाएगा 25। 2525। हाँ 2525। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम 450 था, और बाकी हुआ है लॉस, तो बाई एबनॉर्मल लॉस ये कितना हुआ था 65। ठीक है, 65 एबनॉर्मल लॉस हो गया, बाई इन्वेंट्रीज क्लोजिंग 16,000 कुछ एक आया था 915। टू प्रॉफिट एंड लॉस, देखते हैं कितना आ रहा है 22,500, 28,000, 450, 65, 16915, तो ये हो रहा है 67,930, इतना ही आ रहा है ना। अच्छा माइनस 56,1440, 600, 2525 माइनस 67,930, 16,000। अच्छा ये मैंने पूरा नहीं देखा शायद, नहीं ठीक है, तो 56,000, 1440, 600, 25, मैंने ये 5,600 365 कितना आ रहा है 365, और इसके आगे नहीं 7 अच्छा 7, 7365 अच्छा 7365, अच्छा ठीक है, हाँ यही वाला है आंसर। तो ये हो गया टू पीएल ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पर लिखेंगे क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है, तो टू कंसाइनमेंट बोल के इधर सेल आ जाएगा 50,500 होगा, ये दोनों का टोटल करो, ये देखो 22,500 और 28,500, तो 22 और 28 में कितना हो गया 50,500। 50,500। हाँ, और यहाँ पर लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट, यहाँ पर खर्चा जो है वो लिखना पड़ेगा फ्रेट 1440, रेंट इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस 600, कमीशन 156 2525। अच्छा तो ये पैसा मिलेगा, ये पैसा एडजस्ट करने के बाद बाकी पैसा रिम्बर्स करेगा, तो इधर ही बैलेंस आ रहा है बाई बैंक फाइनल रेमिटेंस। अच्छा 45,935, 50,500, तो ये टोटल हो गया। ठीक है,
तो मेनली यही दो अकाउंट देता है, कंसाइनमेंट का अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनी के बुक्स में कुछ बनाओ, ये बहुत ही कम देता है। ठीक है, ये उतना नहीं देता है। अच्छा, और इसके बाद क्या है, कौन सा होमवर्क कर सकते हैं हम, जस्ट उतना बता देते हैं। इलास्ट्रेशन 7 जो है ये होगा। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे अभी तक हम लोग कर रहे हैं। इलास्ट्रेशन 7 होमवर्क हो जाएगा, और इलास्ट्रेशन 8 जो है ये इनवॉइस मेथड है, तो ये नहीं होगा। तो इलास्ट्रेशन 7 जो है ये होमवर्क दे सकते हैं। बस इसमें 2 क्वेश्चन बचा है जो इनवॉइस मेथड का है, तो इलास्ट्रेशन 7 जो है ये होमवर्क होगा इसमें। ठीक है, तो ये तुम लोग कर सकते हो, जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसके हिसाब से है। ठीक है, इसका हम आंसर बता देते हैं। देखो, प्रॉफिट जो है कंसाइनमेंट में 1,17,000। ठीक है, प्रॉफिट। और जो रिम्बर्समेंट होगा वो है, जो फाइनल रेमिटेंस होगा वो है। इस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं ताकि तुम लोग सॉल्व करके चेक कर सकते हो। 8,50,500। ठीक है, 8,50,500 इतना होगा। तो ये करके देख सकते हो। ठीक है, हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीक तो पूरा ऑफ रहेगा ना? हाँ, अभी थोड़ा सा ये दुर्गा पूजा के लिए तो छुट्टी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा, ये वीक तो पूरा ऑफ ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद होगा हम लोग का शायद 18th, कौन सा आ रहा है मैंने डेट देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। मंडे। मंडे, हाँ, फिर नेक्स्ट मंडे से होगा। ठीक है, ओके मैम, हैप्पी दुर्गा पूजा मैम। अच्छा, सेम टू यू। बाय मैम। अच्छा, बाय। मैं होगा क्वेश्चन भेज दिए, देख लीजिए ना। अच्छा, ठीक है, देख के बता देंगे। अभी बताएं। ओके, बाय बाय मैम। मैम। अच्छा, बाय। ये सब कर देख लीजिए ना। अच्छा, देखते हैं कहाँ भेज रहे हो, मुझे रिसीव ही नहीं हुआ। रुको एक मिनट। What is the mean deviation about mean from the following? अच्छा, 5, 10, 15। अच्छा, इसका ये करो, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई 6 हो गया, तो 17.5। तो 17.5 माइनस 5 12.5 हो गया। अच्छा, 17, 7.5, 2.5, 20 माइनस 17.5, 2.5, 25 माइनस 17.5, 17, 7.5 आ रहा है, और ये 30 माइनस 17.5, 12.5। अच्छा, 12.5, 7.5, 2.5, 2.5, 7.5, 12.5, तो ये हो रहा है 45। फ्रीक्वेंसी था, तो फ्रीक्वेंसी अगर है तो तुम्हारा तो ये 17.5 गलत आया विश्वजीत, इसीलिए टैली नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी है तो तुम्हारा एक्स बार मीन जो है वो तो एफ एक्स करके डिवाइडेड बाई एफ करने से आएगा ना, ये तो गलत हो गया है, मीन ही तो गलत निकल गया। अगर फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है तो एफ एक्स बाई एफ होगा ना। प्रॉब्लम समझ में आया? यस मैम। इसीलिए नहीं हुआ। और मैम नीचे वाला जो अभी भेजे वो सेकेंड नंबर। अच्छा, रुको, इसमें भी वैसे ही होगा, एफ एक्स नहीं किया होगा इसी वजह से। इसमें भी तो वही हो रहा है, मीडियन है ना, तो मीडियन जब निकालोगे यस फ्रीक्वेंसी वाला है तो उसमें मीडियन कैसे निकलेगा? इसमें मीडियन निकलेगा तुम्हारा मीडियम 9 हो रहा है। मीडियन 9 कैसे निकाला? सिर्फ एक्स को फॉलो करके? यस मैम। नहीं, नहीं होगा ना, एफ एक्स है, फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है ना, तो मीडियन कैसे होगा? उस हिसाब से निकालना पड़ेगा, तब तो ये फ्रीक्वेंसी वाला मीडियन निकलेगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वाले मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? उसमें निकलेगा। रुको, बताते हैं। गलती समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी को यूज कहाँ कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करने से तो नहीं होगा। यस
तो फ्रीक्वेंसी वाला क्या होता है, मीडियन का तो नॉर्मल फॉर्मूला तो तुमने लगाया ही है, और एक फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 करके होता है ना। यस मैम, F1 ऐसे का। हाँ हाँ, वो तो क्लास इंटरवल वाला है, लेकिन ये तो क्लास इंटरवल नहीं है, ये क्लास यस मैम। इंटरवल नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वाला मीडियन है। तो फ्रीक्वेंसी वाला मीडियन है, क्लास इंटरवल नहीं है। उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका एक फॉर्मूला होता है, रुको। उसमें यही क्वार्टाइल 2 करके कैलकुलेट कर लो। क्वार्टाइल 2 का तो निकाला हुआ ही है ना हम लोग का, जैसे n+1/2 कर लो, ठीक है। सॉरी n क्या बोलते हैं उसे, क्वार्टाइल में जैसे हम मैम ये लोग करते 7 हैं। ही है, ये 7 8 नहीं। नहीं, हम वो नहीं बोल रहे हैं। क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कैसे होता है, n बाई क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2, 2n यस बाई मैम। 4, ठीक है। अच्छा 2n/4 हो जाएगा, फिर उसमें कर सकते हैं ना, 2n/4 आने से जितना होगा, फिर वो पॉइंट लेके नहीं करते हैं हम लोग क्वार्टाइल में कि थर्ड प्लस फिर फोर्थ माइनस थर्ड करके नहीं करते हैं, मतलब हम ये कहना यस मैम, चाहते हैं। 0.5 आता है तो हाँ हाँ 3 और हाँ 4। हाँ, वैसे करके तभी तो हो जाएगा। यस मैम। मैम आप जो फॉर्मूला बोल रहे थे ये वाला, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F × I। हाँ, लेकिन वो तो तब लगेगा जब कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, मतलब आई वगैरह होगा तभी ना लगेगा। इसमें तो आई नहीं है ना, सिंपल एक्स और एफ है। मतलब एक्स अगर यस मैम। 10 टू 20 20 टू 30 होगा तब वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर हमारे पास 10 टू 20 20 टू 30 नहीं है, तब तो हम लोग एप्लीकेबल नहीं कर सकेंगे ना। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें रुको, ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मुझे, एक मिनट। फ्रीक्वेंसी के साथ मीडियन है, सिर्फ एक्स और फ्रीक्वेंसी। एक मिनट देख लेते हैं, मिल तो जाना चाहिए मीडियन। ओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो पहले। हम, मेरे दिमाग से भी जा रहा है बात। तुम पहले तो मीडियन के लिए तुम्हें CF निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी है अगर तो। पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना यस मैम। पड़ेगा, उसके बाद ही कैलकुलेट हो पाएगा। तुम्हें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, फिर वहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा n/2, तब हो जाएगा, वैसे करके ही हो जाएगा। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर n/2 निकालो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, फिर उसके बाद कैलकुलेट करो, यस मैम। तब हो जाएगा। करके देखो, हो यस मैम। जाना चाहिए। यस करके देखो, हो जाना चाहिए। मैम। हैप्पी दुर्गा पूजा मैम। हाँ, हैप्पी दुर्गा पूजा। बाय मैम। अच्छा, बाय।